आज हमारा सेशन डायबिटीज पेशेंट के डाइट के ऊपर है और मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। और हमारे आईवीएस इंडोनेशिया आईवीएस सेंटर वीतराग इंटरनेशनल वीतराग हीलिंग सेंटर के सीएमडी डॉक्टर अर्चना विनय जैन जी भी आज आ चुके हैं और मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। यहाँ पे डॉक्टर आश्री जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंगलाचरण के लिए। थैंक यू अक्षया जी, और आप सभी का स्वागत है और हमारी गुरु माँ अर्चना दीदी के चरणों में कोटिश नमन करके मंगलाचरण की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग कोमलता से आंखें बंद कर दे और चारों दसे दिशाओं से गमन करता हुआ और हम आपके सहस्रार चक्र से होके बिल्कुल आपके शरीर के अंदर जा रहा है और बॉडी के हर एक सेल्स को ऊर्जान्वित करता जा रहा है। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओवच्छायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचणम कारो सव्व पावपणास्म मंगलाणंच सव्वे से परमम हवै मंगलम। ओम अर्हं बोल, 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 ओम अर्हं बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले उसको बोल। ओम अर्हं बोल, ओम अर्हं बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले उसको बोल। ओम अर्हं बोल, ओम अर्हं बोल, ओम अर्हं बोल। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। उसकी महिमा उसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल। ओम अर्हं बोल, 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 ओम अर्हं नमः। अक्षया जी। अक्षया जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। मैं राशि जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आईवीएस सीएमडी डॉक्टर अर्चना विनय जैन जी का स्वागत करें। जी जी, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। दीदी जय जिनेन्द्र। वैसे जय तो जिनेन्द्र दीदी। दीदी दिखते नहीं है, स्पॉट्स लाइट पे लेना पड़ेगा दीदी को। पहले थे। हाँ मैं हूँ जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। म्यूट था ना, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। वैसे तो अर्चना दीदी की इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं, लेकिन वो आईवीएस की जिन्होंने नींव डाली है और आज आईवीएस पूरे वर्ल्ड में यहाँ तक पहुंच गया है और इनसे कई लोग अपने लोगों से मुक्ति पा रहे हैं उनकी पहल से। तो तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद और उनकी खूब खूब हम अनुमोदना करते हैं। वो मेडिटेशन क्वीन, बीजाक्षर क्वीन और ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित है। और जब भी मैं दीदी को सुनती हूँ, जब वो भक्तांबर पढ़ाती थी, आज भी वो तत्वार्थ सूत्र पढ़ाती है, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं सरस्वती देवी को सुन रही हूँ। और एक बार मैंने दीदी को बताया भी था कि दीदी आप सुबह जब भी सेशन लेती है तो बस आपकी आवाज अलग होती है
और जैसे बिल्कुल सरस्वती माँ बोल रही हो, यही मुझे फीलिंग हमेशा आती रहती है। तो आपका स्वागत करते हुए मैं बहुत आनंद और धन्यता की अनुभूति करती हूँ। आप मेरा स्वागत स्वीकार कीजिए। स्वागतम स्वागतम। बस दीदी आपका आशीर्वाद हम सब पे ऐसे ही बने रहे, हम और हम सब मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे, आगे बढ़े आपके आशीर्वाद से, यही कामना करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद राजश्री जी, अक्षया जी। थैंक यू सो मच दीदी। आपके आने से हम धन्य हो गए हैं और हमारा सेशन पूर्ण रूप से आपकी आशीर्वाद रूप चल रहा है, तो थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सपना जी को, हमारे आईवीएस के डायरेक्टर विनय जैन जी, विनय भैया जी को का स्वागत करने के लिए। सपना जी। सपना जी आप अनम्यूट हो जाइए और भाव से ही स्वागत कर लीजिए। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय जिनेन्द्र। अर्चना जी और विनय भैया को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपका स्वागत है। आप हो तो हमारे सेशन से आपसे ही पूरी शान है। मतलब जो भक्तामर को आपने नई राह दी है, जो जन जन तक पहुंचाया है, और उसके हीलिंग से माध्यम से जो मिथ्यात्व को दूर हटा के अपने धर्म में लोगों को जोड़ा है, उसके लिए दिल से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद आपका कि आपसे हम जुड़े हैं। तो ये हमारा अहोभाग्य है। हम चाहेंगे कि इसी तरह आपका हम लोगों को सदा साथ मिलता रहे और नए नए कार्यक्रम अक्षय जी, राजेश्वरी जी करते रहे। उसमें मैं भी उनको सहयोग जितना हो सके, बहुत बड़ा नहीं पर एक छोटी सी फूल की पंखुड़ी का जैसा मेरा हमेशा सहयोग बना रहे, यही मैं अर्चना जी और विनय भैया से मतलब आशीर्वाद चाहूंगी। और विनय भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम। आप आए तो चार चांद लग गए। धन्यवाद जी, स्वागत है। खंडवा आने वाले हैं, खंडवा। वेलकम वेलकम, बिल्कुल स्वागत है। खंडवा आइए, अयोध्या चलिए, अयोध्या वापिस धर्मेंद्र इंद्रानी बनी दस्ताक्षर में। तो पूरी टीम अयोध्या चलते हैं इस बार। अयोध्या के साक्षात जो तीर्थ क्षेत्र है अपना जन्मभूमि, उसमें अपन इस बार 10 लाख का प्रोग्राम मनाते हैं माँ ज्ञानमती जी के सानिध्य में। अच्छा, खंडवा से कितना दूर है तो? खंडवा से तो 24 घंटे है रनिंग बाय ट्रेन। असल में हम तो समझे खंडवा से नागपुर से कामठी के बराबर, इसलिए आप बोल रहे हैं खंडवा में चलेंगे। अयोध्या में माता जी ने धर्मेंद्र इंद्रानी का सौभाग्य इस बार हाँ, वापिस आप बने थे, बहुत अच्छा लगा था उस समय। बने हैं 2023 10 लक्षण जी में भी। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, स्वागत है। और आप पहले खंडवा सभी आईवीएस टीम का स्वागत है। नेक्स्ट जो गेट टुगेदर करना है, मैं चाहूंगी खंडवा अरेंज कीजिए फिर तो बहुत बढ़िया। अभी बीजापुर का करें, अभी उसको हिलाते नहीं। बीजापुर मतलब बैजापुर का टलते जा रहा ना अपना। बीजापुर से अपन शांति धारा देखते हैं, वही कर रहे हैं। अभी डेट आ जाएंगी आप लोगों के पास। डन, आना है आपको। बिल्कुल पधा, आपका स्वागत। आपका पास में होगा ना बैजापुर, वहां से पास में बैजापुर में रिश्तेदारी भी है। हाँ, तो जरूर आना है आपको। बस अरेंजमेंट आपको ही करना है, उधर जाके रिश्तेदारी है तो। डन। अक्षय जी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया, जय आपका बहुत बहुत स्वागत है सेशन में। जय जिनेन्द्र दीदी। अब हम चलते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट की तरफ। नाउ वी वेलकम आवर ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर नीलेश सोनी जी। गेस्ट का हम वेलकम करते हैं, उनको ये पहनाकर। थैंक यू सो मच नीलेश सोनी जी, आप यहाँ पे पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। थैंक यू सो मच। सर के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी।
Sir has been working in healthcare industry since 1985. Sir has consulted more than thousands of patients for their diet and lifestyle modification, including diabetes, hypertension, and cancer. Now I requested Mr. Nilesh Soni ji to enlighten us all with his knowledge. थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में, और हम चाहते हैं कि आप अपने आपके जो ज्ञान के माध्यम से हम सबको लाभान्वित करें। आपका स्वागत है सर। स्वागत। एक मिनट सर भैया आप म्यूट हैं। हाँ नहीं हमें करना पड़ेगा। हाँ अच्छा म्यूट थे। हाँ चलिए, हम आईवीएस पूरे आईवीएस की टीम की ओर से आपका स्वागत करते हैं नीलेश सर, माला पहना के, और करते हैं आपका कि आप हमको अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करें। इनके माथे से तिलक लगाओ ये आज के सेलिब्रिटी, इनकी ताली बजा कर स्वागत करो। चलिए अक्षरा जी आप अनम्यूट कीजिए, नीलेश जी को नहीं हो रहा है यहाँ से। नहीं हो रहा है। हाँ अभी नीलेश जी अभी तो थे ना। ठीक हाँ है। खूब खूब धन्यवाद। मेरी आवाज शायद आपको पहुंच रही है बरोबर? जी सर। आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आईवीएस फाउंडेशन, डॉक्टर अर्चना जी, विनय जी, डॉक्टर अक्षय जी और डॉक्टर राजश्री जी को मैं खूब खूब धन्यवाद कहना चाहता हूं, जो आपने मुझे ये अवसर दिया कि मेरा कुछ अल्प ज्ञान शेयर करने के लिए। हम आज बात करने वाले हैं डायबिटीज एंड डाइट। बहुत लोगों को लगता है कि डायबिटीज और डाइट का क्या संबंध है, तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज जो है वो इतने लोगों को है इंडिया में कि हमको मालूम नहीं है कि उसका नंबर क्या है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें जो लोग जानते नहीं कि खुद डायबिटिक है, तो अगर डाइट का वो फॉलो करेंगे तो पहले से वो लोग को फायदा हो जाएगा। तो हम जो बात करेंगे, बिकॉज जब भी बात होती है तो उसमें लोग समझते हैं कि डाइट का कोई रोल नहीं है, बट आज हम वही जानेंगे। आई एम अनेबल टू शेयर माय स्लाइड। मैं ट्राई कर रहा हूँ, बराबर है? नहीं है तो मैं ऐसे बोलूंगा और आप सुन सकते हो। पहले तो हम जानेंगे कि व्हाट इज डायबिटीज। सो डायबिटीज वो है जिसमें ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज हाई रहता है। ब्लड ग्लूकोज अगर 70 to 100 रहता है, जो मॉर्निंग में हम कुछ खाने के पहले अगर नापते हैं तो वो नॉर्मल है। अगर 100 के ऊपर गया तो वो समझ सकते हैं कि वो ज्यादा है। सेम वे दूसरा टेस्ट है, उसमें पीपीबीएस बोलते हैं। पीपीबीएस मीन्स पोस्ट प्रेंडियल, जो खाने के 2 घंटे के बाद लिया जाता है। वो हमारा 140 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 140 से ज्यादा हुआ तो हम डायबिटिक ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे कि अगले दिन मैंने बहुत सारी बासुंदी खाई है, बहुत सारे पेंडे खाए हैं, बहुत सारी स्वीट्स खाई है, रबड़ी खाई है, तो क्या मेरा फास्टिंग कितना आएगा? तो ऑब्वियसली वो तो बढ़ेगा। तो सेम वे अगर खाने के बाद भी तो 2 घंटे बाद कुछ टेस्ट लेंगे तो भी वो ज्यादा आएगा। तो तीसरा एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिसको हम HbA1c कहते हैं। सो HbA1c टेस्ट 3 महीने का आपका एवरेज निकाल के देते हैं। सो HbA1c आपका 5.6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर 5.6 से ज्यादा हुआ HbA1c तो आप समझ लेना कि आप डायबिटिक हो।
माफ करना, मैं थोड़ा डायबिटीज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ तो आगे का जो सेशन है वो समझने में थोड़ी आसानी होगी आपको। दो तरीके के डायबिटीज होते हैं, एक को टाइप 1 बोलते हैं, दूसरे को टाइप 2 बोलते हैं। टाइप 1 है वो होता है जो जन्मजात होता है, जो जेनेटिकली जो बच्चा जन्म लेता है उसी को डायबिटीज होता है, उसको टाइप 1 बोलते हैं। उसका दूसरा नाम है जुवेनाइल डायबिटीज, और जिसमें टाइप 1 में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, इंसुलिन स्वादुपिंड में बनता है, उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। सो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइप 1 वाले पेशेंटों को इंसुलिन देना पड़ता है। एंड दूसरा है टाइप 2। हम जो देख रहे हैं इसमें मोस्ट ऑफ लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, वो 30-40 इयर्स के बाद आता है। तो ये अगर आपको 40 साल के बाद आया है तो आपको समझना आपको टाइप 2 डायबिटीज है। वो मैनेज करना थोड़ा इजी है विद द टैबलेट्स। नाउ हम समझेंगे कि डायबिटीज क्यों होता है। तो बहुत सारे रीजन है, उसमें से कॉमन रीजन जो है वो है ओबेसिटी। अभी जो मोटापा जो हो रहा है उसी से डायबिटीज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारे केसेस में वारसागत जो आनुवंशिक बोलते हैं, जिसको फादर मदर को है तो उसको भी डायबिटीज हमको आ सकती है। तीसरा अभी जो बहुत चल रहा है वो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण भी डायबिटीज हो सकता है। चौथा कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम जानते हैं कि एक जमाना ऐसा था कि अगर खाना बनाना है तो भी आपको 20-25 मिनट तो मिनिमम तैयारी करनी पड़ती थी, बाहर से कुछ लाना पड़ता था, ग्रेन्स को ग्राइंड करना पड़ता था, सब कुछ हम घर पे करते थे। उसके बदले आज के जमाने में स्विगी जोमेटो से एक क्लिक में आपका खाना आ जाता है, एंड लोग टीवी के सामने बैठे बैठे खाते हैं और पूरा दिन सिटिंग ज्यादा हो जाता है, उसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। एंड अनदर रीजन इज अनहेल्दी फूड हैबिट्स। आज का खाना ऐसा है कि जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की जो पेट में पचता है नहीं पचता है, या तो ब्रेड हो गया, या तो आइसक्रीम हो गई, या तो चॉकलेट्स हो गई, बर्गर हो गया, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके कारण भी डायबिटीज हो सकता है। अभी हम समझेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या है, क्या होता है डायबिटीज हो तो क्या है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जिसको 400 डायबिटीज है, 140 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 400 है वो भी तो बिल्कुल कोई भी तकलीफ के बिना घूमते रहते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन दिखता नहीं है। बट ये दीमक की तरह होता है जो बॉडी के अंदर नुकसान करता है, सो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। डायबिटीज अगर बहुत सालों तक चला, अगर ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ तो ब्लाइंडनेस आ सकती है, रेटिना खराब हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकती है, किडनी फेल हो सकती है। अभी जितने भी डायलिसिस पे लोग हैं वो सबका किडनी फेल है, और उसका मूल कारण डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर है। एंड अनदर रीजन और अनदर कॉम्प्लिकेशन इज फूड प्रॉब्लम। फूड प्रॉब्लम मीन्स अगर डायबिटीज वाले कोई भी पेशेंट को अगर कुछ चुभ गया पैर में तो उसका इन्फेक्शन होता है और बहुत लंबा चलता है, उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम समझेंगे डाइट एंड न्यूट्रिशन इन डायबिटीज नाउ। तो एक तो होता है कि डाइट एडवाइस बहुत सारे लोग देते हैं, जैसे हमारे घर में किसी को डायबिटीज है तो वो डाइट एडवाइस देंगे कि आप ये खाना वो नहीं खाना, मेरे फ्रेंड्स को इससे फायदा हुआ, मेरे रिलेटिव्स को इससे फायदा हुआ। एंड दूसरा होता है डाइट एडवाइस बाय द डॉक्टर और डाइटिशियन। देखो हमने देखा है कि हर एक आदमी की लेबोरेटरी अलग अलग है। जैसे हमारे घर में 5 लोग होते हैं तो 5 आदमी भी एक तरीके के नहीं होते हैं। सो हमको हमेशा हमारा क्या है मॉर्फोलॉजी, उसके हिसाब से हमको बिहेव करना चाहिए। सो ऑलवेज ट्राई टू गेट द एडवाइस फ्रॉम द रजिस्टर्ड डायटिशियन और डॉक्टर्स ओनली। अभी हम डायबिटीज को मैनेज कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि डायबिटीज क्या है, वो किस तरीके के होता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है। अभी
3 तरीके से हम डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। पहला है मेडिसिन, दूसरा है डाइट एंड न्यूट्रिशन, एंड तीसरा है एक्सरसाइज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप अकेला मेडिसिन ले लो और दूसरे 2 को नहीं अपनाओ तो चलेगा, ऐसा नहीं है। तीनों को एक साथ में आपको रखना पड़ेगा। जैसे कोई बड़ा दानव है तो उसको मारने के लिए भाला नहीं चलेगा, त्रिशूल चलेगा। तो ये भी अपने लिए बड़ा दानव ही है, और वो अपनी जिंदगी में वो इतनी खराबी कर सकता है जो एक दानव करता है। तो मेडिसिन, डाइट, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। अच्छा, दवाई तो लोग ले लेते हैं, बट दूसरी 2 चीजों में नहीं फॉलो करते, और उससे रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है। और रिजल्ट नहीं आता है तो क्या होता है कि एक लेवल से ज्यादा हो गया तो फिर पेशेंट को इंजेक्शन पे या तो इंसुलिन पे ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो हमारा मानना है कि ये तीनों चीजों को एक साथ में करनी चाहिए। दवाई तो बिल्कुल जरूरी है, डाइट एंड न्यूट्रिशन इज बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके हम आज बात करने वाले हैं, और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अभी लोग बोलेंगे एक्सरसाइज हमसे होती नहीं, हम घूमने जा नहीं सकते हैं, हम जिम में नहीं जाते हैं, या तो हमारे घर में ऐसी कोई सगवड़ नहीं है कि जो हम एक्सरसाइज कर सके। तो उसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब है कि जैसे आपने कोई नई गाड़ी ली 50 लाख की, और नीचे आपके वहां पार्किंग में पार्क कर दी, 1 साल तक उसको सेल नहीं लगाया और या तो घुमाया नहीं, तो गाड़ी की हालत क्या होती है वो आप सब जानते हैं। सेम चीज हमारे बॉडी में होती है। अगर बॉडी का पार्ट्स ऐसे ही रहा, उसको भी तो थोड़ा एक्सरसाइज के साथ में नहीं रखे तो फिर वो भी तो बिगड़ सकता है। तो घर में बैठे भी आप, जो पहले जो जिम नहीं थे तो जो लोग घर पे जैसे एक्सरसाइज करते थे, घर का काम करना वो भी एक्सरसाइज है। या तो घर बैठे कभी कभी आप एरोबिक्स ले सकते हो, या तो घर पे जो बुजुर्ग है वो हाथ पैर हिलाने की जो भी एक्सरसाइज है वो करे, वो भी तो डायबिटीज, ब्लड ग्लूकोज को कम करने में बहुत फायदा करता है। सो ये तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई एम टेलिंग सॉरी अगेन, मैं स्लाइड शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, बट ठीक से समझ सकते हैं ना आप लोग? ओके है? हाँ सर, ओके है, समझ रहा है। ओके। स्लाइड आपकी होती है ना, लेकिन शेयर होती है ना, नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं ट्राई करता हूँ, बट आई डोंट नो कैसे वो उसमें कुछ और आ रहा है। सो लेट मी ट्राई अगेन। नहीं, नो, आई एम सॉरी, नहीं हो रहा है तो स्क्रीन शेयर। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू करिए। यस यस यस, लेट्स कंटिन्यू with whatever it is. I am sorry, but मैं ट्राई करूंगा कि जो भी चीजें इम्पोर्टेंट है वो सब पूरी आपको दिखे प्रॉपरली। हम बात कर रहे थे कि 3 चीजें डायबिटीज में बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो शायद आप समझ गए होंगे। अभी डायबिटीज का जो है फूड एंड न्यूट्रिशन में क्या हमको इम्पोर्टेंट है, हमारे क्या कौन से गोल है जो हमको अचीव करने चाहिए। सो पहला है कि अपना ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल होना चाहिए। सबसे पहला अपना टारगेट वो रहता है कि जो ब्लड ग्लूकोज हमने जो बताया रेंज, उसमें रहना चाहिए, और क्लोज टू नॉर्मल। कभी कभी होता है कि 140 लोगों का नहीं होता है, पर 150 तक चलता है तो वो चल जाता है। सो दिस इज फर्स्ट गोल। सेकंड इज, डायबिटीज के साथ हमेशा आपका लिपिड और ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, और ये को एग्जिस्टिंग है, एक साथ में ये 3 होता ही है मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को।
तो हमारा खाना या तो हमारा डाइट न्यूट्रिशन ऐसा होना चाहिए जिसमें लिपिड और ब्लड प्रेशर लेवल भी कंट्रोल हो। थर्ड इज मॉडिफाई फूड इंटेक एंड लाइफस्टाइल फॉर द प्रिवेंशन। ऐसी लाइफस्टाइल हमको अपनानी चाहिए कि जिससे डायबिटीज कम कर सकते हैं हम। एंड हर एक की, जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रिशनल नीड अलग अलग रहती है, सो पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, वो अलग अलग पूरा समझ के, उसके एस्पेक्ट्स को समझ के हमको उसके ट्रीटमेंट देनी चाहिए। अभी एक सवाल बेसिक पूछता हूँ, आप लोगों को ऐसा कभी हुआ है कि हम खाना क्यों खाते हैं? ये सवाल सबको होता होगा, तो उसके लिए मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। आपके खाने में मोस्टली 4 चीजें होती है, 4-5, बराबर। उसमें पहले होता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अभी वो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है वो जो बॉडी को एनर्जी देते हैं। जैसे आपकी कोई गाड़ी या तो बाइक है, तो उसमें पेट्रोल जो होता है वो अपना कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है। लोग आजकल फैट बंद कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बंद कर देते हैं, बट हम वो एडवाइस नहीं करते। कीटो डाइट में आपने जाना होगा कि पूरा एक कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देते हैं, ओनली प्रोटीन पे पेशेंट को रखते हैं, बट वो ठीक नहीं है। उसमें कीटोसिस हो सकता है और पेशेंट को तकलीफ भी हो सकती है। अभी सेकंड इंग्रेडिएंट ऑफ आवर फूड इज प्रोटीन। प्रोटीन अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स जो आपका मसल्स है, आपके हॉर्मोन्स है, वो बनाता है। सो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट तीनों इंपॉर्टेंट है। चौथा है विटामिन एंड मिनरल्स। अच्छा, ये जो पहले 3 बताया, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। जैसे आपको 3-4 रोटी खानी पड़ेगी, ठीक है। प्रोटीन में आपको दाल ज्यादा खानी पड़ेगी, बरोबर है, दूध पीना पड़ेगा, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और विटामिन एंड मिनरल्स जो हमको सब फल, सब्जी, मिल्क प्रोडक्ट, वो सब से मिलता है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम। जैसे आपने कोई विटामिन की टेबलेट लेते होंगे तो देखा होगा। सो विटामिन एंड मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द अपना हेल्थ ऑफ बोन, अपने हड्डियों के लिए, अपने दांत के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी हेयर, अपनी स्किन, वो सब विटामिन एंड मिनरल्स की कमी से खराब हो सकते हैं। एंड वाटर इज ऑलवेज अबव ऑल। पानी तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है, वो तो जरूर पीना चाहिए। उसके बारे में आगे एक स्लाइड है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट डायबिटीज में किस तरीके से काम में आता है? देयर आर 3 तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। पहला होता है शुगर जो हम खाते हैं, चीनी लेते हैं वो, या तो हम व्हाइट ब्रेड लेते हैं, बिस्किट्स लेते हैं, पेस्ट्रीज लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, फ्रूट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीट फ्रूट्स, वो सब में बहुत सारी शुगर होती है। कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। दूसरा है स्टार्च, वो थोड़ा मॉडरेट है। वो ब्राउन राइस होता है, होल व्हीट होता है, ग्रीन वेजिटेबल होता है, वो ठीक से ले सकते हैं। बीन्स, लेंटिल्स, बीन्स मीन्स अपने कठोल बोलते हैं, साबुत, वो दालें, सब वो ले सकते हैं। बट तीसरा जो है वो सबसे कम हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, एंड वो है फाइबर। अभी क्या हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है कि जिसके कारण फाइबर का इंटेक बहुत कम हो गया है। एक लेडी को मिनिमम 25 ग्राम फाइबर पर डे लेना चाहिए। हमारे अभी खाने में 5-7 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होता होगा। इसीलिए तो हमारा गट मीन्स आंतों की प्रॉब्लम आती है, पेट खराब होता है, कब्जी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। वो सब अपने फाइबर का लेस इंटेक के कारण होता है। डायबिटीज के पेशेंट को फाइबर ठीक से देना चाहिए, अच्छा देना चाहिए। उसका कारण ये है कि फाइबर लेने से अर्ली सर्टाइटी आती है, शुगर स्पाइक कम होता है, जैसे एकदम से शुगर बढ़ गई वो नहीं होता है। तो आप पूछोगे कि वो किस में मिलेगा?
सो स्पाउटेड पल्सेस जो अपने कठोल है उसको भिगो के जो बनाते हैं उसको, उसमें मिलता है। एप्पल में अच्छा फाइबर है, फ्लेक्सीड्स में अच्छा फाइबर है, आलमंड में अच्छा फाइबर है। ऑल वेजिटेबल्स एंड सलाड्स आर वेरी गुड विद फाइबर रिच कंटेंट एंड फ्रूट्स आर आल्सो विद टू मच ऑफ फाइबर। बट होता क्या है कि जैसे हम खाते तो है, हाँ, लोग कोई किसी को भी पूछेंगे कि वेजिटेबल खाना चाहिए तो बोले कि सर हम तो रोज खाते हैं। समझ सकते हैं, बट 4 रोटी के सामने जितना वेजिटेबल है वो नहीं खाते। 4 रोटी के सामने एक छोटी कटोरी वेजिटेबल ले लिया तो वो ठीक नहीं है। वेजिटेबल अच्छा क्वांटिटी में लेना चाहिए। अगर ये सब नहीं है और ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसबगुल इज आल्सो ए गुड ऑप्शन विच इज वेरी नेचुरल फाइबर, वो भी ले सकते हैं। तो ये 3 कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हो गए। डायबिटीज के पेशेंट को स्टार्च भी कम लेना चाहिए, शुगर भी कम लेना चाहिए, बट फाइबर वाला जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो ले सकते हैं। व्हाइट राइस हो गया, देन ब्रेड हो गया, ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स हो गई, स्वीट्स हो गई, पेस्ट्रीज हो गई, आइसक्रीम हो गया। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि हमको कोई बुरी आदत नहीं है, बट ऐसा मालूम नहीं होता है कि हर खाने के बाद मीठा खाने की आदत होती है। वो भी तो एक सिगरेट पीने जैसी है हमारे लिए, और खास करके डायबिटीज के पेशेंट को तो नहीं लेना चाहिए वो। सेम वे कभी कभी कि भाई हफ्ते में 2-3 बार तो आइसक्रीम आती है, और हम पूछेंगे सर बाहर का कुछ खाते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पर वो बाहर का ही हो गया ना। तो ये सबको ध्यान में रखना चाहिए, ये छोटी चीजें है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज खास मैं बोलना चाहूंगा कि स्वीट फ्रूट्स हमारा में एक टर्म है, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीन्स कौन से खाने में कितनी शुगर आई है, और कौन सा खाना खाने से शुगर स्पाइक होती है, मीन्स एकदम से बढ़ती है। तो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेरी हाई है वो टाइप के फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। तो आप बोलोगे कि वो कौन से है, तो उसमें ऑब्वियसली बनाना आ गया, केला आ गया, आम आ गया, जो मैंगो आ गया, ग्रेप्स आ गई, अनार हो गई, या और चौथा चीकू आ गया। ये 4 को आपको कंट्रोल करना चाहिए व्हेन यू आर डायबिटिक। बोलते हैं कि सर जब सीजन आती है तो कैरी तो खाते हैं, वो कैरी खाते तो है लेकिन 4 टाइम खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो फिर तो असर तो पड़ती है ना, तो फिर दवाई कितनी भी लो तो असर नहीं होगी। और डॉक्टर बोले, डॉक्टर क्या करेंगे, दवाई बढ़ाते जाएंगे, वो डोज बढ़ाते जाएंगे, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरा मैंने जो बताया था खाने का जो पार्ट, वो है प्रोटीन। मैंने बताया ऐसे प्रोटीन विल हेल्प्स टू प्रिवेंट डायबिटिक्स, न्यूरोपैथी जो होती है डायबिटीज से। अभी लोगों को B12 लेना पड़ता है, जो ज्ञान तंतु होते हैं, डायबिटीज बहुत लंबा चलता है तो ज्ञान तंतु में खराबी आती है। और तब जैसे आपका जो तलवा होता है उसमें आपको कुछ चुभता है ऐसा लगेगा, या तो झनझनाटी होगी हाथ पैरों में, वो सब डायबिटिक न्यूरोपैथी है। एंड ये मोस्ट कॉमन, अभी जैसे 10 लोगों को डायबिटीज है तो उसमें 4-5 लोगों को तो होती ही है। अगर आप प्रोटीन लोगे तो आपका प्लाज्मा ग्लूकोज एकदम जल्दी से नहीं बढ़ेगा। जैसे आप राइस खाओगे उसके बदले आप कठोल खाओगे तो सटाइटी मीन्स पेट भी जल्दी भर जाएगा और आपका ग्लूकोज एकदम से शूटअप नहीं होगा। सो आपके खाने में एटलीस्ट 3 बार हफ्ते में 3-4 बार कठोल, जो मूंग, मठ, चना, तुवर, वाल, जो भी आप खाते हो, राजमा, वो सब होना चाहिए। 1 कटोरी तो 1 कटोरी, बट खाना जरूरी है। लॉन्ग टर्म वेट लॉस का आप सोच रहे हो तो भी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रोज के आपके खाने में प्रोटीन का इंटेक जरूरी है। अभी प्रोटीन किससे मिलेगा आपको, तो जो बीन्स होते हैं, मैंने कठोल बताया, वो जो लोग वेजिटेरियन है उसके लिए ये है। मेरे हिसाब से हमने तो देखा है कि राजमा और एग्स का जो प्रोटीन है वो सेम है। तो अगर जो कोई फिर भी कोई लेता है तो वो एग्स ले सकता है। ऑर्गेनिक डेयरी फूड अपना जो बोलता है दूध, दही, छाछ,
या तो पनीर, ये हो गया, वो उसमें भी अच्छा प्रोटीन है। उसके बाद जो ग्रीन पीस जो वटाना होता है उसमें भी अच्छा है प्रोटीन। हर एक दाल में बहुत अच्छा प्रोटीन है। अभी कभी कभी जैसे हम बोलते हैं कि एक कटोरी दाल लिया, बट कोई लोगों को, जैसे गुजराती हमारे लोगों की दाल होती है वो एकदम पतली होती है, तो वो पतली दाल से इतना प्रोटीन नहीं मिलेगा जितना वो आपने गाढ़ा दाल बनाया उससे मिले। प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है सोयाबीन, जो मेल मीन्स पुरुषों को कंट्रोल में लेना चाहिए, बट फिर भी अच्छा है सोर्स है। एंड नट्स जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, वो भी अच्छा प्रोटीन है। तो ये सब प्रोटीन के सोर्स हो गए, वो डायबिटीज में लेना जरूरी है। अभी हम फैट पे आएंगे। हमको लोग जब भी फैट की बात करते हैं तो बोलते हैं सर कौन सा तेल खाना चाहिए, कौन सा घी खाना चाहिए, तेल अच्छा है या घी अच्छा है, कितना खाना चाहिए, वो सब ऐसे पूछते रहते हैं, बरोबर है। देखो ऐसा है कि पूछने से कुछ होता नहीं है, फॉलो करने से ही होता है, बरोबर है। तो मैं एक जनरल आइडिया देता हूँ किस तरीके का दो फैट होते हैं, बरोबर है। कौन सा फैट लेते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना लेते हो वो इम्पोर्टेंट है। So there are two type of fat. One is saturated and another is unsaturated. Saturated में आता है बटर, चीज, पाम ऑयल, क्रीम, कोकोनट ऑयल समटाइम्स। ये सब क्वांटिटी बहुत कम लेनी चाहिए। हम बोलते हैं हम तो कभी चीज लेते नहीं, बट पिज्जा खाने जाते हैं तो वो तो आ जाएगा, बरोबर है। और ऐसी बहुत सारी चीजें अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत सारी चीजें जो हम समझते नहीं लेकिन ले रहे हैं। हाँ, तो कौन सा फैट अच्छा है, तो हमारे हिसाब से घी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाँ, वजन बढ़ाएगा, बट घी से कोई दूसरा नुकसान नहीं होगा जितना ऑयल से होता है। और ऑयल में भी जो ज्यादा बार तलते हो ना, जो बाहर वाला खाना बनाते हैं वो 10-15 बार एक ही चीज को तलते हैं, तो वो डीप फ्राई आइटम बहुत नुकसान करती है। जैसे हमारी हॉस्पिटल में जो कैंटीन होती है, जस्ट एग्जांपल देता हूँ, उसका जो ऑयल है वो ऑयल अगर दूसरी बार यूज किया तो हमको फाइन लगता है, और वो ऑयल हम ड्रेन भी नहीं कर सकते। उसको लेने वाले लोग होते हैं जो ले जाते हैं, उसका हमको पैसा देना पड़ता है। दैट मीन्स इट इज सो पॉइजनस। अगर 2-3 बार आपने सेम ऑयल को यूज किया तो वो पॉइजनस हो जाता है, वो मान के चलना। और डायबिटीज में ऑयल का कंट्रोल इसलिए मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि 1 ग्राम अगर कोई भी फैट है, उसमें घी आ गया, तेल आ गया, कोई भी, तो उसमें 9 किलो कैलोरी है। सेम वे 1 ग्राम अगर प्रोटीन है तो उसमें 4 किलो कैलोरी है। और अगर कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम है तो उसमें भी 4 किलो कैलोरी है। सो ये अपने लिए कंट्रोल करने की चीज है। नट्स जो होते हैं उसमें अच्छा सा ऑयल होता है, वो खा सकते हैं। सीड्स होते हैं जैसे मूंगफली खाई आपने, या तो चने खाए, या तो ऑलिव ऑयल में भी अच्छा है। सनफ्लावर ऑयल इज गुड, कनोला ऑयल इज गुड, पीनट ऑयल इज ऑल्सो गुड। हमने चेंज कर दिया, ये खाना चालू कर दिया, वो खाना, बट पीनट ऑयल कंट्रोल में लेने से कोई तकलीफ नहीं होगी, अगेन कंट्रोल में लेने से। सो डायबिटीज में ऑयल को कंट्रोल करने का इसलिए बोल रहे हैं कि अगर वजन बढ़ेगा तो आपके सेल्स में जो इंसुलिन को पेनिट्रेट होना है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपको ज्यादा और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उससे आपको ज्यादा भूख लगेगी। ये पूरा डेंजरस विशियस साइकिल है। वो ज्यादा समझने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बट एटलीस्ट बेसिक इतना है, वो इम्पोर्टेंट है, वो समझना है। तो वजन बढ़ाना वो अपने लिए कंट्रोल करना वजन बढ़ाना अपने लिए अच्छा नहीं है, तो ऑयल को कंट्रोल भी करना जरूरी है। अभी हम बात करेंगे विटामिन एंड मिनरल्स की। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? मैं ठीक स्पेस पे जा रहा हूँ ना? ओके जी सर।
विटामिन फॉर डायबिटीज इज फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैरेट्स में मिलेगा, पम्पकिन्स में मिलेगा, मैंगोस में मिलेगा, बट कंट्रोल में खाना। ऑल रेड एंड येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन वेरी गुड विटामिन ए, सो विटामिन ए लेना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। विटामिन डी के लिए थोड़ी बात करना चाहूंगा, क्योंकि अभी B12 और विटामिन डी की बहुत बातें होती है। नीलेश सोनी डाइट लिखोगे तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मेरे बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो, उसमें ये सब का बहुत विस्तृत जानकारी दिया हुआ है। बट ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि विटामिन डी मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है। बट मिल्क प्रोडक्ट अगर नहीं लो तो एटलीस्ट सनलाइट में, धूप में, अच्छी धूप में, मॉर्निंग वाली धूप में आपको एक आधा घंटा एटलीस्ट रहना चाहिए। अभी विटामिन डी सडनली सबका क्यों कम हो गया? सबको लगता है कि यार मेरे बाप दादाओं को तो ये प्रॉब्लम नहीं था, मेरे दादा को कभी विटामिन डी की कमी नहीं थी, बट वो दूध पीते थे, वो मिल्क प्रोडक्ट अच्छी लेते थे, वो तो ठीक है। लोग खेतों में जाके वो लोग बहुत काम करते थे, उसको पसीना होता था, वो धूप में रहते थे, तो विटामिन डी अपने आप मिल जाती थी। आज हम क्या करते हैं, घर से निकले, नीचे गाड़ी सेलर में वो पड़ी है, वहां पे भी धूप नहीं आई, नीचे से गाड़ी लेके ऑफिस में गए और एसी में बैठ के रात को 8 बजे ऑफिस से निकले, तो कहाँ विटामिन डी मिलेगा? तो इसीलिए सप्लीमेंट लेना पड़ता है। सो वो इम्पोर्टेंट है, वो समझ के या तो इंटेंशनली लेना चाहिए। उसके बाद आता है विटामिन ई, जो वेजिटेबल ऑयल में है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में है, होल ग्रेन्स में है, नट्स में है। उसके बाद आएगा विटामिन के, जो कैबेज, मिल्क, स्पिनच, ब्रोकोली अगर मिलती है तो उसमें आता है। विटामिन सी ऑलवेज बेटर फॉर डायबिटिक पेशेंट, वो सब खट्टे फ्रूट्स में आता है। स्पिनच, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटो, टोमेटो का भाव ज्यादा हो गया है बट खाना जरूरी है और स्प्राउट्स, ये सब में विटामिन सी है। ये सब था जनरल, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैं मानता हूँ इससे आपको थोड़ा एनलाइटन कर पाया होगा मैं, थोड़ा समझ हुई होगी। अभी हम थोड़ी वेलनेस की बात करेंगे कि डायबिटीज में खाने के सिवाय क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक मैंने बताया, जैसे आपका वेट गेन नहीं होना चाहिए, तो वेट गेन क्यों हो जाता है? सब पूछते हैं कि यार हम तो इतना काम करते हैं, हम तो ये करते हैं, खाते नहीं है, फिर भी वेट गेन क्यों हो जाता है? तो उसका कारण ये है कि एक जैसे कोई वेट होता है, जैसे उसमें एक होता है कि आपने कितनी काम पूरे दिन में करते हो, या तो आपको कितनी एक्टिविटी है, और उसके सामने आप कितना खाते हो या तो कितना इंटेक करते हो, वो उसका बैलेंस जब तक डिस्टर्ब होगा तब आपका वेट बढ़ेगा। जैसे आपकी एक्टिविटी ज्यादा है और खाना कम है तो वेट बैलेंस होगा या तो कम होगा। तो सेम वे उसके सामने ऐसा है कि आपकी एक्टिविटी कम है या तो जीरो जैसी है, सुबह में उठ के आपने आपकी रूटीन एक्टिविटी खत्म करके आप सोफे पे बैठ के टीवी देखते रहते हो, तो समझ लेना कि आपका वजन बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा। उसके सामने या तो आप खाना बंद कर दो, बट वो तो पॉसिबल नहीं, खाना तो हम पूरा खाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेट गेन के लिए ये बैलेंस करना खूब जरूरी है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैं स्लाइड शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट ये बहुत बढ़िया स्लाइड है बनाई है, मैं डॉक्टर राजेश्री जी को मैं शेयर कर दूंगा, तो ग्रुप में वो भेजेगी, एटलीस्ट आप कभी भी उसको एक बार रिफर कर सकते हैं। फिर से मैं माफी चाहता हूँ कि ये नहीं हो रहा है, बट आई होप कि आप मेरे शब्दों से समझ जाते हैं। दूसरा है वेलनेस में, वो स्लीप लाइक ए बेबी। लोग बोलेंगे कि स्लीप और डायबिटीज और स्लीप और वेलनेस में क्या मीन्स कनेक्शन है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सर एक मिनट, आपकी Yes? स्लाइड आप अक्षया जी को भेज दीजिए, तो अक्षया जी वहां से शेयर कर देंगे। 1 मिनट है मैडम, जी दीदी। वो मैंने राजश्री जी को व्हाट्सएप किया है, वो अगर कर सकती है। राष्ट्री जी आप शेयर कर दीजिए।
हाँ दीदी कर रहे हैं। माफ करना, लेकिन स्लाइड बहुत बढ़िया बनाई है, जो इम्पैक्ट अच्छा होगा अगर वो कोई देखेगा तो। वो ये आप अभी मैं, समझाएंगे ना दिखा के तो इंटरेस्ट आएगा। हाँ यस यस, मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे लैपटॉप से नहीं शेयर कर पा रहा मुझे हूँ। भेज दीजिए, मुझे या राशि मुझे शी इज भेज देना। सेंडिंग, या वो भेज रही है। हम बात कर रहे थे स्लीप लाइक ए बेबी। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप सोते हो तो बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल डैमेज होते हैं, अरे मीन्स मरते हैं और रीजनरेट होते हैं। जो ये जो एक्टिविटी है बॉडी की वो हमको मालूम नहीं पड़ती, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सुबह में उठते हो तो आपकी स्किन कभी कभी ऑयली हो दिखती है। सब सुबह में उठते हो तो जो मीन्स आपको कभी कभी फ्रेशनेस नहीं लगती है। बहुत सारे जो रीजन है, क्योंकि अगर आपने ठीक से नींद नहीं ली तो एक तो होता है जो बॉडी में सेल्स का डीजनरेशन और रीजनरेशन है वो ठीक नहीं होगा। सेकंड होता है जब आप सोते हो तो मसल्स रिलैक्स होते हैं। जो आप जैसे आप कोई ध्यान करवाते हो तो उसमें कैसे मसल रिलैक्स करते हैं, इस तरीके से जब आप सोते हो तो पूरे मसल्स रिलैक्स होते हैं, तो उसकी आपसे उसके उससे आपकी थकान दूर होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे केमिकल जो होते हैं वो उसमें केमिकल का जो रिएक्शंस होता है जब आप सोते हो, तब अगर प्रॉपरली नींद नहीं लेते हो तो वो नहीं हो पाता है। तो आप समझो कि जैसे आप समझो कि जैसे कोई 8 घंटे की 7 घंटे की आपको नींद लेनी है, उसके बदले आप 2 घंटे सोओगे तो वो 100% एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन वो इफेक्ट करना चालू हो जाएगा। ऐसा होता है कि जब लोग बोलते हैं कि क्या हम तो नींद लेते हैं, बट जब आप उठते हो तो सुबह के 2 घंटे आपको अगर फ्रेशनेस नहीं लगे तो समझ जाना कि आपकी नींद ठीक नहीं हुई है। सेम वे पूरे दिन अगर नींद नहीं हुई है तो आपको इरिटेबिलिटी मीन्स चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उससे आपको कोई काम में कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। बरोबर है। एक कॉर्टिजोल करके एक हार्मोन है, वो डेवलप ज्यादा सीक्रेट होगा, तो उससे आई होप कि आपके माध्यम से अभी स्लाइड दिख रही है। सर कैन आई शेयर स्लाइड? दिख रही है सर सॉरी। स्लाइड शेयर कर सकती हूँ मैं? हाँ हाँ करिए करिए। स्लाइड शेयर कर सकती हूँ मैं? यस यस जी ओके। सो ये मैंने वेलनेस में ये पॉइंट इसलिए लिया है कि अगेन अगले बहुत पहले के जमाने में ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, लोगों को नींद का प्रॉब्लम नहीं होता था। तो उसका कारण ये था कि वो लोग का सोने का टाइम फिक्स होता था और उठने का टाइम फिक्स होता था पहले तो ये। तो अगर आप हाँ आगे, हाँ आगे जाइए आगे जाइए। हाँ आगे हेलो। हाँ तो जो सोने का और उठने का टाइम फिक्स आ गया, बहुत आगे है। हेलो, थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर दीजिए प्लीज। हाँ, स्लीप लाइक ए बेबी ऐसा होगा, फॉरवर्ड कर दीजिए मैं जब बोलूँ तब। हाँ करिए करिए करिए, हाँ बस उसके नहीं, उसके आगे वाले, उसके बैकवर्ड जाइए। स्लीप लाइक ए बेबी आया है, उसके बैकवर्ड बैकवर्ड।
हाँ बस ठीक है, ठीक है। सो वी आर एट वन पेज नाउ। सो पहले के जमाने में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उसका कारण ये होता था कि लोगों का सोने का जगने का टाइम फिक्स होता था। लोगों को ये टेंशन नहीं थी कि भी मेरी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, या तो सुबह में बच्चे को छोड़ने जाना है, खाना बनाने का टेंशन है, या तो रात को बैठ के फिर बेड में जाते हैं सोने, फिर 1 घंटे तक मोबाइल देखते रहते हैं लोग, उसके पहले टीवी देखा हुआ होता है। तो ये सब कारण है जिसके कारण हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो गई है। और स्लीप डिस्टर्ब हो गई है तो क्या है, जैसे मोबाइल और टीवी या तो लैपटॉप या तो कंप्यूटर का ज्यादा यूज करते तो जो मेलेटोनिन जो स्लीप इंड्यूस करता है वो हार्मोन प्रॉपर से नहीं होगा, और ब्लू लाइट जो उसको बोलते हैं वो बहुत नुकसान करती है। तो ये खास ध्यान रखिएगा। मैंने बताया जैसे कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है जिससे आपको भूख ज्यादा लगती है, आपको खाना ज्यादा हो जाएगा आपका, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। थर्ड इज ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। लोग बोलते हैं कि क्या प्यास नहीं लगती है, हम तो पीते रहते हैं। ये सब होता है, बट हम सफिशिएंट वाटर नहीं लेते, पानी पूरा नहीं लेते। बहुत लोग तो अलार्म लगाते हैं कि भी पानी को याद करने के लिए। तो ये सब क्यों होता है? मैं वो कंसेप्ट को समझाऊंगा आपको। सब लोग बोलेंगे कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, पानी की जरूरत होती है, इतना हम नहीं लेते, वो सब लोग बोलते हैं। बट आज हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। सी वाटर, जल तो जीवन है हम बोलते हैं, तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी ठीक से नहीं पिया तो स्किन है, हेयर है, या तो आपका बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स है वो जहाँ पे जाना है वो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपका कंजम्पशन क्यों कम हो गया पानी का, वो इम्पोर्टेंट है, उसको समझाना चाहता हूँ। कि जैसे छोटा एक बच्चा होता है आपके घर में, वो कोई चीजों से खेलता है, तो उसको खाने पीने का या तो सोने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, वो अपने में मस्त है, वही काम करता रहेगा। सेम वे अभी भी भगवान न करे हमारे पास ये सब खिलौने आ गए, मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो हम पूरे दिन ही उसमें ही रहते हैं। आप बताओ, तो अगर आपका दिमाग उसी में लगा रहता है तो कब पानी याद आएगा? पहले तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अपनी लाइफस्टाइल ये है कि जिसमें आप पहले तो घर में रहते थे या तो कहीं जाते थे तो इतना काम करते थे या तो पसीना बहता था, तो उसी से 100% आपको प्यास लगेगी। तीसरा रीजन है, एक बार आप है ना एक दिन एक टाइम का खाना नहीं खाओ, चलो मीन्स करते हैं एक एक्सपेरिमेंट, और याद करना मुझे कि जैसे आपको सुबह में नाश्ता करते हो, दोपहर में लंच लेते हो, शाम को डिनर लेते हो, उसमें से एक टाइम का खाना नहीं खाओ, और देखो पानी कितना पी सकते हो, क्योंकि जब पेट खाली होगा तब पानी पी। तो ये 3-4 चीजों को आप खास याद रखना। डायबिटीज वाले को खास पानी पीना चाहिए, और उसको प्यास भी तो ज्यादा लगती है। ऐसा ज्यादा उसमें बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन टाइम का थोड़ा अपने पास कंस्ट्रेंट है। बोल सकता हूँ, राजश्री जी, डॉक्टर राजश्री जी ने परमिशन दी है तो बोलता हूँ आगे। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन होता है सबको कि हर एक की पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। कोई आदमी नीचे कोई बहुत बड़ा कोई मजूरी का काम कर रहा है तो उस और धूप में है तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, और हम जो एसी में बैठते हैं शांति से कोई ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो हर एक को 2-3 लीटर पियो, 2-3 लीटर पियो, ऐसा नहीं बोल सकते। तो क्या करना चाहिए? आई थिंक सबको ये सवाल होता होगा कि ये क्या करना चाहिए उसके लिए। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन, भगवान ने उस सबका सॉल्यूशन तो दिया ही है, हम जानते नहीं है, हमको जानना जरूरी है। तो जैसे आपको डिहाइड्रेशन होता है तो भगवान ने एक सबसे बड़ा इंडिकेशन दिया है कि आपका यूरिन का कलर बदल जाएगा। नॉर्मल अगर आप पानी की कंजम्पशन है तो आपका यूरिन का कलर या तो व्हाइट होगा या तो येलोइश होगा, लाइट येलो होगा। अगर आपका डिहाइड्रेशन हुआ तो वो डार्क येलो होगा, उसके बाद में ऑरेंज जैसा होगा, उसके बाद में रेड होता है।
अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो आपका पानी, आपका यूरिन का कलर बदलेगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ही डिहाइड्रेशन होता है तो आपका यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी पानी को रिटेन करता है, क्योंकि अभी पानी है नहीं तो जो है उससे चलाओ। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद ट्राई करके देखना और उसी हिसाब से पानी पीना। एक जनरल गाइडलाइन ऐसी है कि पर 20 kg, जैसे आपका 40 किलो वजन है तो आपको 2 लीटर मिनिमम पीना चाहिए। ठीक है, तो खास पानी का ध्यान रखना। और कल से वो चालू कर देना। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट वो बाद में कभी अगर चांस मिला, अगर आईवीएस ने हमको मौका दिया तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे जाते हैं। वेलनेस में नो टोबैको, नो अल्कोहल, वो तो बहुत सब जगह पे बोलते ही है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे 100% शुगर बढ़ेगा अगर इफ यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल या तो टेकिंग टोबैको या तो स्मोकिंग समथिंग, तो उसको तो एकदम से बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो HbA1c बढ़ेगा और दवाई बढ़ेगी, इंसुलिन पे जाएंगे, इंसुलिन के बाद में किडनी खराब होगी, डायलिसिस पे जाएंगे, डायलिसिस में थक जाओगे तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ये बहुत लंबा और खतरनाक रास्ता है, तो उससे आप बच के रहिएगा। हो सके तो टोबैको, अल्कोहल, शुगर, ये सबको, टोबैको अल्कोहल को रिस्ट्रिक्ट करिए, बंद कर दीजिए। एंड सॉल्ट एंड शुगर को रिस्ट्रिक्ट करना है, वो एक जनरल इंफॉर्मेशन है। सब लोग बोलते हैं कि हम तो नमक खाते ही नहीं, क्या एक वो क्या काली नमक खाते हैं, ऐसा सब होता है क्या? काला नमक खाते हैं या तो इतना चुटकी नमक लेते हैं, वो सब बराबर है। चलो आज सुबह में आपने या पूरा दिन नहीं खाया और रात को घर में अगर पिज्जा आया और पिज्जा में जो पाउच होता है, जो या तो कोई वड़ा पाव या कुछ आया, बर्गर आया, तो उसमें जो छोटा जो पाउच होता है ये जो केचप का, उसके अंदर कितना सोडियम है वो देखना। उससे तो नमक खाना ठीक है, वो 400 टाइम 500 टाइम ज्यादा सोडियम है। और नमक रिस्ट्रिक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि सोडियम कम खाना है, बराबर। NaCl, सोडियम क्लोराइड इज अ नमक, बराबर है। तो नमक में, क्लोराइड में प्रॉब्लम नहीं है, सोडियम में प्रॉब्लम है। तो सोडियम कम करने के लिए पहले तो ये केचप को कंट्रोल करना पड़ेगा या तो नहीं खाना है, बराबर। जो पैक्ड फूड होता है, जो भी वो वेफर्स या सब जो भी आते हैं, उसमें सॉलिड नमक होता है, सॉलिड सोडियम होता है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना वो डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा सोडियम बॉडी में होगा तो वो वाटर को रिटेन करेगा, आपका जैसे बॉडी फूल जाएगा ऐसा लगता है। और शुगर तो ऑब्वियसली डायबिटीज में कंट्रोल करना ही है, वो पहले बताया ऐसे। जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज के बिना आपकी डायबिटीज की गाड़ी नहीं चलेगी। अकेले अगर आप डाइट रिस्ट्रिक्शन करोगे या तो दवाई लोगे तो काम नहीं होगा। और हमने अभी बहुत सारे केसेस में देखा है, हमारा एक पूरा टीम है, उसके साथ में हमने एक्सपेरिमेंट किया है। एक जमाने में बोलते थे कि डायबिटीज तो ऐसी बीमारी है जो कभी जाएगी नहीं, बट जो रिवर्सल प्रोग्राम होता है डायबिटीज का, उसमें पूरी टीम होती है, फिजिशियन होता है, डायबिटोलॉजिस्ट होता है, डायटिशियन होता है, एक्सरसाइज कराने वाले लोग होते हैं, तो उससे पूरा आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। बहुत सारी एड भी आती है, तो वो बात एकदम गलत नहीं है, बट क्वालिफाइड लोगों से आप अगर वो प्रोग्राम लेते हो तो 100% रिवर्स हो सकता है। तो एक्सरसाइज को आपके रोज के पार्ट में खास रखना। एंड अगेन आईवीएस के मेंबर्स को मैं मेडिटेशन के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो तो ऐसे भी करते हैं और वो आपका खूब, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेडिटेशन, डॉक्टर राजश्री जब भी बात करती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि आपने ये काम अथवा तो ये एक्टिविटी आपके दिन का पार्ट में रखते हैं, तो बहुत अच्छा है। उससे तो पूरा जैसे कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा मेडिसिन है। एंड आज हम कितना भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कोई भी आगे निकल जाए, लेकिन जो अपनी एंशियंट
चीजें जो है उसमें वन ऑफ दिस इज आपका जो पूरा प्रोग्राम्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो श्लोक हाँ मंत्रा से जो आप लोग हीलिंग करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे सही में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अकेली दवाई कभी भी काम नहीं करेगी, वो हम इतने साल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में रह के भी बोल सकते हैं और हमने अनुभव भी किया है। क्योंकि उसमें दो चीजें होती है, हीलिंग एंड फीलिंग। जो फीलिंग्स को आप टच करोगे वो डॉक्टर तो क्या केमिकल देगा, दवाई देगा, बरोबर है, बट उसके आगे का जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जान के कि आप लोग उसमें है। सो एवरीडे एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन इज मस्ट। ये बेसिक था। मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ आईवीएस इंडोनेशिया सेंटर का एंड ऑल हु हैव अटेंडेड द प्रोग्राम। जो मेरे साथ में जुड़े थे वो सबका मैं खूब खूब आभार मानता हूँ कि इतना टाइम आपने मुझे दिया और मेरी कुछ बात शेयर करने का मौका दिया, तो खूब खूब आभारी हूँ। यहाँ पे मेरा नंबर है, राजश्री जी के पास भी मेरा कांटेक्ट है। कोई भी आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप बिना झिझक फोन कर सकते हैं या तो बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके आज आपने जो नॉलेज दिया है उससे मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। पर डायबिटीज इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि वो इतने छोटे समय में डिस्क्राइब नहीं हो सकता। आई होप सर का नंबर आप प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हर एक का लाइफस्टाइल अलग होता है, हर एक का प्रॉब्लम अलग होता है, तो एवरीवन हैव टू कंसल्ट पर्सनली फॉर दिस सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी, अगर जिनको भी अपने क्वेरीज या क्वेश्चंस हो, कोई पूछना चाहते हो तो सर से आप पूछ सकते हैं, जो पर्सनली सर आपको गाइड कर सकते हैं। मैं अक्षय जी नंबर बोल रही हूँ, जो भी नोट करना चाहे प्लीज कर लीजिए। नीलेश सोनी जी 9724483559। Again I am repeating 9724483559. At any time you all are most welcome for his advice. किसी का भी कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो प्लीज बिना झिझक आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ सर, जज ने बहुत शानदार सेशन, बहुत ही बेसिक जो बिल्कुल नॉलेज नहीं था उस चीज की जानकारी मिली, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। सर आपने बोला कि इसबगोल फाइबर के लिए लेना चाहिए, क्या ये डेली ले सकते हैं? यस, ये है ना एकदम नेचुरल फाइबर है इसबगोल, बराबर है। तो लोग बोलते हैं, सिर्फ लोग ऐसा मानते हैं कि ओनली इन द केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन हम इसबगोल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसबगोल आप रोज ले सकते हो और उससे कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। क्योंकि आपका जो गट है, जो आपके आंतों का जो मूवमेंट है वो बहुत बढ़िया रहता है उससे, तो ले सकते हैं रोज। सेकंड सर, अभी लेटेस्ट में अभी एक मतलब न्यूज कहीं पढ़ी थी कि लेमन नींबू अपन विटामिन सी के लिए लेते हैं, पर उसमें शुगर जो है वो 60% है, पर साइट्रिक एसिड के कारण उसका अपने को फ्लेवर नहीं आ रहा है और उसके कारण वो दब रही है। तो क्या ये सही है? मतलब मेरे हस्बैंड को अभी बाउंड्री पे ना आ रही है 98 99 शुगर लेवल फास्टिंग की, पर उन्होंने मतलब उसका टेंशन ले लिया है कि कहीं मुझे शुगर हो गई है या वो, तो उन्होंने लेमन उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड था रोज डेली में, पर 2 दिन से उन्होंने वो कल परसों में देखा तो बंद कर दिया। तो मैं बोली कि क्या ये सही है कि कैसे करे इसको? माफ करना, बताना आपने कहाँ पढ़ा है या तो कहाँ सुना है ये सब? क्या जहाँ कोई चीज दिखती है ना तो उसको पढ़ना चालू कर दिया बिल्कुल उन्होंने। ऐसा है कि अभी माफ करना, लेकिन YouTube पे इतने गलत गलत चीजें हो रही है, जो क्वालिफाइड लोग नहीं है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, हम ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते किसी को भी, बट उसमें क्या है कि
मिसगाइड होते हैं लोग और लोग फॉलो करते हैं, बरोबर है। आप ऑथेंटिक चैनल को देखिए, ऑथेंटिक चीजों, नींबू में कोई शुगर नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नींबू का शरबत है जिसमें आप शुगर डालते हो, वो प्रॉब्लम कर सकता है, बाकी डायरेक्ट लेमन में कुछ नहीं होगा। एक लास्ट सवाल ये था कि अगर हाँ, स्टार्ट पूछिए। अभी टेबलेट स्टार्ट नहीं किए हैं, मतलब नहीं लिए अभी तक, दिखाया था तो बाउंड्री पे आता तो रोक दिया कि नहीं अपने को गोली नहीं स्टार्ट करना है, यही कंट्रोल करके हो गया। पहले 103 था, अब 99 ही आ रहा मोस्ट ऑफ, 2-3 दिन में चेक करते हैं तो ये अगर अपन गोली स्टार्ट करते हैं तो इसका कुछ साइड इफेक्ट मतलब करना चाहिए इस लेवल पे, या अभी कंट्रोल है तो रहने दे, कैसे करें? देखो एज कितनी है, सॉरी बट कुछ चीजें, कितनी एज है? 50। 50? ओके। हाँ 50। एंड वजन कितना है? वजन सर अभी उन्होंने कम कर लिया है, 5-6 केजी कम कर लिया है, अबाउट 72-73 है। ठीक है। देखो गोली जब तक नहीं लो तब तक ठीक है, बिकॉज एनी मेडिसिन हैव अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट ऑन योर लिवर एंड बॉडी, बट मैं ऐसा सलाह नहीं दे सकता क्योंकि वो मेजर करना पड़ेगा, और जब डॉक्टर बोले तब 100% चालू कर देना गोली। बट हमने जो अभी बताया है, जो भी चीजें अभी बताई है, अगर उसको फॉलो करेंगे तो ईश्वर कृपा से 100% उसका डायबिटीज नहीं आएगा और कंट्रोल में हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चैट बॉक्स में सर का नंबर डाला हुआ है, तो आप सभी लोग वहां से भी नोट कर सकते हैं। और किसी के क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको कोई भी सवाल है, जो ऐसा मत मानना कि ये ऐसा छोटा सवाल है, तो कुछ भी पूछ सकते हो, तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा अगर दिमाग में कोई ऐसा कंफ्यूजन है तो। केरी में भी शुगर आएगी सर? अगर आम में आ रही मतलब केरी में भी है? केरी को भी थोड़ा कम ही लेना है? आम और कैरी एक ही नहीं है? हाँ एक ही है, पर वो ये हो गया ना कि खट्टी है फिर ये मीठा हो गया। आप आपके सवाल बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। शुगर तो रहेगी उसमें, बट जो राइट है, जो पकी हुई के जो आम बोलते हो आप, उसमें थोड़ी ज्यादा है, खट्टे में नहीं हो सकती इतनी। तो किस लेवल तक, मतलब कितना, जैसे ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको कुछ मीठा खाना है तो आप एक रोटी कम खा लीजिए, आपको राइस खाना है तो रोटी मत खाइए, देखो ऐसा आपकी कुछ नहीं रिपोर्ट है? जब तक ठीक आती है तब तक कुछ भी खा सकते हो, जिस दिन रिपोर्ट खराब आना चालू हो जाए तब से कंट्रोल करना, बरोबर है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि देखो मीठा खाने से ही डायबिटीज होता है, ऐसा नहीं है। आपके फादर, उसके फादर ने बहुत सारा मीठा खाया होगा, नहीं होता था, बट उसके सामने जो करना है, बरोबर है, वो करना इंपॉर्टेंट है, बरोबर है। अगर लाइफस्टाइल ठीक है तो आप मीठा भी खा सकते हो, हम तो कोई ऐसा, हाँ, डायबिटीज की कोई इतनी भारी दवाई चल रही है और आप बिल्कुल राइस नहीं लोगे, बिल्कुल पोटेटो नहीं लोगे, स्वीट नहीं लोगे, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट लोग क्या करते हैं कि कोई कंट्रोल के बिना खाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है। हाँ सर, एक के पीछे पूरे घर का ही बंद हो गया है। स्वीट क्या? तो एक के अच्छा पीछे है। कंट्रोल करना चालू कर दे, मतलब बिल्कुल देखो ही शुगर, को तो सब। शुगर एक तरीके से जहर ही है, प्लेन शुगर में कोई बेनिफिट नहीं है, तो उसको तो जितना कम करो तो वो अच्छा ही है, कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, वो तो टेस्ट के लिए है, ऐसा समझ लो, बरोबर है। नहीं तो उसके साथ जो शुगर सब्स्टिट्यूट आते हैं, जो बोलते हैं ना कुछ पत्ते वगैरह, जो मीठा आजकल आता है डायबिटीज वाले, तो वो स्टीविया, कितने, स्टीविया, स्टीविया बोलते हैं उसको। हाँ, वो क्या लेवल तक सही है लेना? वो ले सकते हैं, बट वो एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड। अगर शुगर, बिना शुगर का कुछ लेना है तो वो स्टीविया होता है या तो कोई भी शुगर फ्री होता है, वो डाल सकते हैं, बरोबर है। बट वो भी तो क्या है कि एक लेवल से वो आपको बीटर लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, उससे तो विदाउट कट आदत हो जाए तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और किसी ने पूछा है कि भोजन कितने टाइम करना है और कच्चा केले से शुगर है क्या? नहीं, अच्छा सवाल है। जैसे सेम मैंने बताया कि जैसे कच्चे आम में इतना शुगर नहीं है, ऐसे कच्चे केले में भी नहीं है। वो कोई इतना नुकसान नहीं करेगा जितना आप राइप या तो पक्का केला खाओगे तो। भोजन कितने टाइम करना चाहिए, तो बहुत अच्छा सवाल, सॉलिड है। ये है ना, ऐसे तो 3 टाइम करना चाहिए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करो, दोपहर में लंच करो और रात को डिनर करो। अगर एक कंसेप्ट अभी जो डायबिटीज रिवर्सल का आया है उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, बरोबर है? तो उसमें 16 आवर का फास्टिंग बोलते हैं, जो खाना नहीं खाते। वो इतना बड़ा लंबा सब्जेक्ट है कि उसके ऊपर भी 1 घंटा बात कर सकते हैं, बट ठीक है, शॉर्ट में समझाता हूँ क्योंकि वो आपको कभी ना कभी वो सुनने में आएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो वो ऐसा है कि उसमें 16 आवर, जो ये ऐसी नई चीज नहीं है, क्योंकि पहले तो अपने जो ऋषि मुनियों ने तो उपवास बहुत करे हुए हैं, वो कोई नई बात नहीं है। तो जब आप 16 आवर का उपवास करते हो तो क्या होता है कि 12 घंटे तक शुगर जो है वो आपने खाई हुई वही चलती है। बाद के 2 घंटे है उसमें आपको शुगर डाउन होना चालू होता है, और 14 से 16 घंटे में शुगर आपके लीवर में या तो बॉडी में जहां भी है तो वो अंदर से लेना चालू करते हैं, तो वो बहुत फायदा करता है। बट वो किसी के क्या बोलते हैं, जो कोई के सुपरविजन में ही इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, और डायबिटीज वाले पेशेंट भी कर सकते हैं, बट कोई डॉक्टर या तो डायटिशियन की सलाह लेके। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि बहुत से डायबिटीज पेशेंट्स को पैर दर्द का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। पैरों के तलवों में बहुत ज्यादा झंझनाहट होती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? डाइट के हिसाब से क्या कर सकते हैं और ये क्यों होता है? हाँ, जैसे लेक्चर में मैंने मेंशन किया था, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। न्यूरोपैथी है। जिसको डायबिटीज बहुत लंबे समय तक रहता है और कंट्रोल में नहीं होता है, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। न्यूरोपैथी में क्या है कि अपने जो ज्ञान तंतु है, जो पूरा जाल है ज्ञान तंतु का, वो वीक हो जाता है, और इसके हिसाब से पैरों में ये जो बोलते हैं आप झंझनाहट होती है, हाथों में भी होती है, बरोबर है? एंड उसके लिए डॉक्टर को दिखा के अगर जरूर पड़ी तो B12 ले सकते हैं, बरोबर? B12 की कमी हो सकती है उसमें। और दूसरा ये है कि पानी का कंजम्पशन बढ़ाए, या तो छोटा मोटा मीन्स जो भी एक्सरसाइज है वो बॉडी को थोड़ा मूवमेंट में रखे, तो वो अच्छा हो सकता है। वो रिवर्स मीन्स डायबिटिक न्यूरोपैथी को अगर कंट्रोल करना है तो जो बेसिक्स है जो हमने बताया उसको फॉलो कर सकते हैं, तो कंट्रोल हो जाएगा। एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी है गैस्ट्रोपैरासिस, मीन्स आंतों जो होती है, मीन्स इंटेस्टाइन्स होते हैं, वो वीक पड़ जाते हैं, बरोबर है? आंखों में रेटिना डिटेच हो जाता है, या तो रेटिना का प्रॉब्लम हो सकता है, और किडनी भी बिगड़ती है। ये साइलेंट किलर है, डायबिटीज को समझना बहुत मुश्किल है, वो साइलेंटली किल करता है। तो ये कॉमन है, हो सकता है उसमें। और एक सर, एक और एक क्वेश्चन था कि Yes. बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मेरी मम्मी को डायबिटीज है, तो कभी कभी अगर खाने में लेट हो जाता है या फिर तो वो एकदम से बहुत वीक फील करती है, एकदम से घबराहट होती है। तो ऐसे सिचुएशन अगर किसी पेशेंट के साथ आए तो उस वक्त इमीडिएटली क्या हम कर सकते हैं जिससे कि उनको आराम मिले, रिलीफ मिले? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत सॉलिड इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी सवाल है। जैसे मैंने लेक्चर में बताया था कि डायबिटीज 500 होगा ना तो मालूम नहीं पड़ेगा 100%, उसके कोई बाहर की इफेक्ट कुछ नहीं आएगी, या तो आपको ज्यादा प्यास लगेगी या तो भूख लगेगी। बट डायबिटीज कम होने में भगवान ने इतना अच्छा सेटिंग किया है कि जैसे ही आपका शुगर कम होता है तो इमीडिएटली आपको थोड़े थोड़े चक्कर आते हैं, पसीना हो जाता है, आपको बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है, या थकान जैसा लगता है, और धड़कन बढ़ जाती है। ये सब डायबिटीज कम होने के आसार है, बरोबर है?
तो जैसे इसको लो शुगर बोलते हैं, अगर लो शुगर हुई तो इमीडिएटली आपको कोई भी शुगर वाली चीज, उसमें चॉकलेट भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, या तो ज्यादा अगर होता है ऐसा तो शुगर का जैसे चाशनी बोलते हैं ऐसा कुछ रखना चाहिए, या तो पीपरमिंट या गोली इमीडिएट दे देना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट कम होगा, डायबिटीज कम होगा और शुगर लो हो जाएगी तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, थैंक यू सर। और एक है सर कि फ्लक्चुएट होता है हमेशा बीपी, कि कभी 400 के ऊपर जाता है, कभी 300, कभी, तो ये जो सिचुएशन है इसको मेंटेन कैसे करें कि एक आपका शुगर लेवल हमेशा बैलेंस रह सके? क्या एज मम्मी की बात कर रहे हैं आप? जी, मेरी मम्मी 67 एज है उनका। ओके ओके, हाँ तो ये देखो, एक कोई पर्टिकुलर डोज अगर सेट कर देते हैं ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बरोबर है। अच्छा, आप वो ग्लूकोमीटर से कैसे मेजर करते हो? चेक भी करते हैं, पैथोलॉजी लैब से भी चेक करते हैं और घर में भी ठीक है, ग्लूकोमीटर कोई से। बात नहीं। पहले तो ये इतना जो 12 15 25 पॉइंट 100 पॉइंट इधर उधर हुआ तो एकदम से टेंशन मत करना। इट इज बेटर कि आप है ना 3 महीने का जो HbA1c होता है 3 मंथ्स, क्योंकि कल कुछ मैंने बताया ना, कल रबड़ी खा ली तो सुबह में ज्यादा डायबिटीज आ सकती है, बरोबर, शुगर आ सकती है। बट HbA1c है वो अपना परफेक्ट एवरेज बताएगा, जिसमें आपको हर दिन कितने 120 रहता है, 130 रहता है, वो बताएगा। और HbA1c अगर 5.6 टू अब 6 तक है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस कम करना तो उससे भी डायबिटीज कंट्रोल में होता है। जी, थैंक यू सो मच सर। और किसी की क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में भी आप लोग डाल सकते हो कोई क्वेश्चन हो तो। सर एक क्वेश्चन आया है, खजूर में शुगर होता है? 100% है, क्यों? खजूर में बहुत शुगर है, तो अगर डायबिटीज है तो खजूर नहीं खाना चाहिए। उर्मिला जी का हैंड रेज है। हाँ, टेंशन कम करने का कोई है क्या तरीका? हाँ है ना, बहुत बढ़िया है। वो उससे ही डायबिटीज हो रहा है। बताएगी मैडम, जैन बताएगी, राजश्री जी बताएगी, डॉक्टर, वो आप है ना, देखो कोई आदमी ऐसा नहीं है, पृथ्वी का कोई भी क्रीचर ऐसा नहीं है जिसको टेंशन नहीं है। आपके घर में कोई एक छोटा कोई क्रीचर घूम रहा है, कोई क्या वो कॉकरोच है, उसको भी टेंशन है कि मेरा खाना कहाँ से मिलेगा, बरोबर। तो कोई आदमी बोले कि मुझे टेंशन नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। जो जिसको असर नहीं होती है, जो जिसको आता है उसको कैसे मैनेज करना, वो इम्पोर्टेंट है। तो टेंशन तो रहेगा जिंदगी में, कुछ भी कर लो, कितना भी आप कर लो तो टेंशन तो रहेगा। और उसके लिए जैसे मैंने बताया कि IVS बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो मेडिटेशन या तो मंत्र हीलिंग जो भी है, उससे आपको जरूर से फायदा होगा, तो उसको अपनाइए, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मंत्रा हीलिंग तो चल रही रहा है, बस तो क्योंकि मैं भी एक हीलर हूँ। आप जिस तरीके से हंसते हैं उस तरीके से तो आपको टेंशन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कितनी भी तकलीफ हो ऐसे ही दिखती हूँ। क्योंकि मेरे को थोड़ी टेंशन होती है तो शुगर में तो फ्लक्चुएट होता ही है, घुटने में दर्द आता है। ओ, उससे घुटने में प्रॉब्लम होती है तो हाँ, टेंशन हुई नहीं कि घुटना पूरा ठीक था, लेकिन थोड़ी टेंशन हुई तो ये आ गया फिर।
हाँ, बट वो है ना, आपने कुछ ऐसे रिलेट कर दिया है, एक्चुअली कोई घुटने में उससे असर नहीं होनी चाहिए, बराबर है, क्योंकि घुटना जो है वो तो आपकी एज के हिसाब से वो जो कार्टिलेज होती है, जो गद्दी होती है, वो घिस गई या तो वो ठीक नहीं है, तो इसके हिसाब से दर्द होता है, बराबर है। तो उसके लिए भी तो वजन कम करना जरूरी है। हाँ, वजन कम करना है, वो है, बहुत बढ़ गया, वजन कम करना है मुझे। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। इनको सबने बोल दिया है, सब डॉक्टर्स ने बोल दिया वजन कम करो डायबिटीज कम होगा, तो फिर भी ये बात सुनते नहीं है। आप खाना कम दो उसको, खाना कम खा रही हूँ अभी, तो एक्सरसाइज अभी कराओ। कम खा रही हूँ, अभी क्या थोड़ा बीमार पड़ गई थी तो हाँ हाँ, नहीं समझ सकते। सी हर एक रूल्स में कॉमन तकलीफ होते हो हैं, वो गई है ना। सब पे लागू नहीं पड़ते हैं, मैं समझ सकता हूँ, बट ये तो कॉमन बातें हैं। नहीं, मैं 4 रोटी खाती थी, उसकी 3 कर दी, अब तो मैंने 2 कर दी। और मिठाई अभी खाते हो? रोटी भी बंद कर रही हूँ, दूसरा कुछ खाऊंगी, जवारी हो सभी। मीठा खाते हो? मीठा हम्म, मीठा खाते हो? नहीं नहीं, मीठा नहीं खाती मैंने, बस शुगर तो कब की छोड़ दी है, चाय भी फीकी पीती हूँ। बहुत इतने ही अच्छा। साल हो गए मेरे को, डायबिटीज भी 20 साल से ऊपर से है। हाँ हाँ, और नहीं शुगर कोई बात नहीं, वो आप राजश्री, डॉक्टर राजश्री के थ्रू बात करना, तो आपको मीन्स कोई आइडिया देंगे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलो, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी रश्मि जी, जय जिनेन्द्र, मेरे को आप अनम्यूट शुगर है। 6 पॉइंट आई है, HbA1c या आपका म्यूट है शायद। हेलो। यस। हाँ सर, ये बोला जाता है मतलब हम लोग डेली में भी सेंधा नमक ही खाते हैं, आयोडाइज नमक जो आता है टाटा नमक वो नहीं खाते हैं। तो ये बोला जाता है कि सिर्फ सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए, आयोडाइज नमक भी लेना चाहिए, तो ये कहाँ तक सच है, मतलब एज ए जनरल क्वेश्चन ही है, इसलिए पूछ रही थी। नहीं, बराबर सवाल है। देखो ऐसा है कि नमक कोई भी खाओ, सेंधा खाओ या तो आयोडाइज खाओ, बट वो कंट्रोल में खाना चाहिए, पहले तो ये। और बात सही है कि थोड़ा मिक्स करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आयोडीन की कमी होती है तो बहुत सारे अदर प्रॉब्लम भी होते हैं, जैसे थायराइड हो गया या तो गोइटर हो गया, बहुत सारा है। सो मात्र सेंधा नमक नहीं, और नमक पे कंट्रोल करो, ऊपर का नमक नहीं लो। जैसे दाल, साग, रोटी और राइस सब में लोग नमक डालते हैं, तो 2 में कम कर, 2 में नहीं डालो और 2 में डालो, ऐसा कर सकते। बट ऐसा नहीं कि सेंधा नमक ही अच्छा है, क्योंकि सोडियम तो उसमें भी है। अक्षय जी का hand है, जी जी, वो म्यूट हो गए थे। अनम्यूट कीजिएगा रश्मि जी। प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी आप अनम्यूट है, पूछिए।
रश्मि जी। जिनेंद्र, जी बोलिए। मेरे 6 पॉइंट है, मतलब HbA1c हमको शुगर है ना? या HbA1c क्या 6 पॉइंट है मेरी, HbA1c है क्या? आपकी आवाज ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा मेरी जोर से बोलिए, HbA1c आवाज 6 पॉइंट आ रही है। हाँ, मेरी HbA1c 6 पॉइंट आ रही है, तो मेरे को शुगर है क्या सर? आइडियल रेंज ऑफ HbA1c इज 5.6। अगर 6 आ रही है तो आप बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो 5.6 हो जाएगी। ठीक, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है या फिर हम मंगल कर सकते हैं? जी कल्पेश जी, आपको कुछ पूछना है? ओके, एक मिनट। कमलेश जी, एक जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? यस, जी बोलिए। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे यूरिन, डायबिटीज वालों को यूरिन रात को होता है या नहीं? एक बार 2 बार जाना होता है तो उसको डायबिटीज है। वैसे तो शुगर 98 है फास्टिक की हमारी, पर डेली में रात को सोने के बाद एक बार टूट जाती है यूरिन। वो मेल है कि फीमेल है, कौन है? फीमेल मैं ही हूँ। अच्छा, आपको होता है। और तो देखो, ऐसा है कि डायबिटीज कितनी बार आप यूरिन के लिए जाते हो उससे नहीं समझा जाता। अगर आपका रिपोर्ट ठीक है तो आपको नहीं हो सकती, बरोबर है। अगर ज्यादा जाना पड़ता है 2-3 बार, तो एक तो ऐसा होता है कि सोने के 1 घंटे तक आप पानी मत पीना, या तो कम पीना, बरोबर है, या तो कोई लिक्विड चाय कॉफी ऐसा मत लेना, बरोबर है। और मेजर करते रहना। हमारे हिसाब से अगर जो रिपोर्ट नहीं आता है और रात को 2 बार जाना पड़ता है, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू, थैंक यू। मुंह भी खींचता है रात को, डायबिटीज वालों का खींचता है, जीभ भी कभी कभी चिपकती है, ऐसा कुछ होता है क्या? क्या मुंह जीभ खींचती है कुछ, जीभ भी मतलब? ऐसा कोई पर्टिकुलर होता नहीं है वो, इट्स नॉट कॉमन, सब में ऐसा कुछ देखा नहीं है हमने। सूखता है, गला सूखता है, पानी ज्यादा पीना पड़ता है, खाना बार बार भूख लगती है, वो सब होता है। डायबिटीज के लक्षण में ये है। जैसे बहन ने बताया कि यूरिनेशन ज्यादा होगा, पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, तरस लगेगी, भूख लगेगी ज्यादा, बार बार खाना पड़ेगा, और पैर दुखते हैं, जो लोअर लिम्ब बोलते हैं उसको, वो दुखते हैं, ज्यादा दुखते हैं। एंड ये सब कॉमन है। सो डायबिटीज वाले को हमेशा 5 बार खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, जैसे 3 बार खा लिया ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जैसे एक डब्बा है, उसमें आपने पूरा भर दिया तो हिल नहीं सकता है, ऐसा है। तो डायबिटीज वाले को थोड़ा खाने से अच्छा रहता है, थोड़ा थोड़ा खाने से। थैंक यू सर। अनम्यूट कीजिएगा। हेलो, हाँ जय जिनेंद्र। जय जय। डॉक्टर साहब, सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद 1 घंटे के अंदर अगर खाना खाते हैं, कुछ मोड़ आए वाले चना है, मोठ है, या और कोई चौड़ी है, तो ये खाने से कंट्रोल रहती है क्या शुगर? मतलब उठने नींद में से उठने के बाद 1 घंटे के अंदर अगर मोड़ आए वाले मटकी, चना या और कुछ फ्राई करे वाला, समझो वटाना, ये अपन खाते हैं,
तो कड़धान्य, तो इसके लिए फिर उसमें कोई चेंजेस होता है क्या? कंट्रोल में रहती है क्या शुगर? नहीं, उससे और शुगर में इतना कोई रिलेशन नहीं है, बरोबर है। हाँ, हाँ, आप जो बोलते हो, आपने जैसे कठोल सुबह में खाना है तो वो अच्छा है, क्योंकि जब आप उठते हो आपने कुछ भी नहीं खाया है, तब आपका बॉडी वो न्यूट्रिएंट्स के लिए हंग्री होता है कि जो भी अच्छा न्यूट्रिएंट्स आए उसको ले लो, ठीक है। हाँ, तो जब आप इतना हाँ, प्रोटीन लेते हो सुबह में, तो वो हाँ। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उससे आपको 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, वो एक बेनिफिट हो सकता है। बट डायबिटीज होने की कम होने की संभावना कम है उससे। लेकिन उसमें और जो ताजा रसोई बना है, वो फ्रेश अगर बना है, सब्जी रोटी, वो अगर खाते हैं हाँ, तो तो खा सुबह, सकते हैं, हाँ, खा तो सकते हैं। जो बासी बासी खाने से तो बढ़ सकती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। बासी खाने से डायबिटीज बासी खाने से दूसरे प्रॉब्लम होते हैं, बट डायबिटीज के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जैसे फ्रेश खाया उसको डायबिटीज नहीं होगा और वासी खाया तो होगा, ऐसा नहीं होता है। और वासी खाने में अगर इतना राइस खा लिया तो बहुत डायबिटीज आएगा, अरे फ्रेश खाने हाँ, में। सुबह तो ये रात इससे को डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हाँ, फ्रेश खाओ तो वो अच्छा है। रात को हम लोग खाना खाते हैं 10, जैन लोग जैसे 5-6 बजे खा लेते हैं, और कुछ लोग थोड़ा और करके 7 बजे तक खाते हैं, मान लो 7, 7:30 बजे तक। तो सुबह 7 बजे तक अपने पेट को 12 घंटे तक कुछ नहीं मिल रहा है, तो पेट को वो साहब जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जरूरत होती है उस समय, पेट को हंग्री रहता है उस समय, तो सुबह ब्रेकफास्ट अपने को लेना ही चाहिए। 9 बजे 8 बजे जब भी आप उठने के बाद लेना ही अच्छा है। तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों ने मुझे बताया था कि रात को 12 घंटे का एक गैप आ जाता है, कि 12 घंटे से आपका पेट खाली है, आपको आपने कुछ भी नहीं दिया है उसको, तो आपको सुबह यदि आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो वो आपकी बहुत सी चीजों में मदद करता है। जरूरी है, बरोबर है, मैं एग्री हूँ सर। हाँ नहीं, आपकी बात कोई मैं भी एग्री कर रहा था। आपने बोला उस समय पेट हंग्री रहता है, तो मैं उसी को और एक्सप्लेन कर रहा था कि बिल्कुल सही बात है आपने बोला है जी। देखो, ऐसा है कि 3 टाइप का खाने का पैटर्न होता है। एक होता है जिसमें 10 बजे भूख लगती है, एक में 12 बजे भूख लगती है, ऐसा अलग अलग होता है, बरोबर। तो जैसे मैंने मेरे लेक्चर में दिया था कि हर एक की लेबोरेटरी अलग है, तो उसके हिसाब से ही हमको फॉलो करना चाहिए। बात है, तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताया आज हम लोगों को सबको, और सबको नॉलेज मिला। मैं भी सुन रहा था, धीरे से थोड़ा कुछ काम से फोन ऑन आ जाते बीच में। हेलो सर। हाँ, जय बोलिए जी। जिनेंद्र। जय जी ने। सर, डायबिटीज पेशेंट को जैसे कौन सी चपाती खानी चाहिए, जैसे गेहूं की या मल्टीग्रेन, कौन सी कैसे लेना चाहिए? आप कहाँ से हो मैडम? मैं गुवाहाटी से। अच्छा, तो पहले एक जनरल बात ऐसा करना चाहता हूँ सबके लिए कि हमारे एंसेस्टर, जैसे अपने फादर, उसके फादर ने जो खाया ना, वो अपने लिए सबसे पहले सही है, पहले तो, बरोबर है। दूसरा, अगर डायबिटीज की बात करें तो मल्टीग्रेन रोटी इसलिए अच्छी है कि जो जिसमें बोलते हैं ना शुगर स्पाइक नहीं होती है। हाँ। ये जो गेहूं का आटा होता है उसमें ग्लूटेन होता है, जो ग्लूटेन बोलते हैं हम, बरोबर है। बात तो हो रही उससे कभी कभी शुगर स्पाइक हो सकती है। और रिफाइंड फ्लोर, जो मैदा बोलते हैं, उससे तो बहुत बुरा असर हो सकता है। तो मल्टीग्रेन रोटी डायबिटीज के लिए बेटर है। बट अगर वही खानी ऐसा नहीं है, बरोबर, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे डायटिशियन है तो कोई भी सलाह देते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी लोग सब बोल रहे हैं कि जो बादाम या अखरोट है वो भिगो के ही खाना चाहिए, उसके बिना नहीं खाना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी आप भूल गए तो नहीं खाओगे, उसके बदले तो आप खाओ, पेट में जाएगा तो असर तो करेगा 100%। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। बहुत सरल लैंग्वेज में बहुत सही सही जवाब सर ने आपको दिए, इजी लैंग्वेज में जो हमको समझ में आ जाए, और बहुत अच्छा लगा। अक्षय जी की खूब आभार। जी जी, अक्षय जी ने एक अच्छी चीज लोगों को परोसी है, और बहुत बढ़िया रहा। ऐसे सेशन हमको बीच बीच में लेना, कुछ यदि हमें 10-20 लोग भी उससे लाभान्वित हो गए तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
वो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य होगा सही कि बात। इतने अगर 2-3 लोगों को भी इससे फायदा हुआ, बरोबर है। जी एंड जी अगेन आई एम सो मच थैंकफुल टू द IVS नहीं, फाउंडेशन। हमें मॉर्निंग सेशन में भी एक दिन आपका सुबह रख लेंगे अक्षय जी। मॉर्निंग सेशन में और ज्यादा जी बिल्कुल पार्टिसिपेंट रहते हैं, तो सर का जी एक दिन बिल्कुल भैया। मॉर्निंग सेशन में भी जी डायबिटीज का संडे अंडे को रख लेंगे। संडे को लोग छुट्टी में रहते, कम रहते हैं, अदर डे में कोई भी दिन रख लेना आप एक दिन, ठीक है कोई ना? भी, हम तो डॉक्टर राजश्री बहन जब बोलेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। जी मुझे भी बिल्कुल, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच जिस भैया। तरीके से इंटरेक्शन हुआ है लोगों का, और जो एटलीस्ट 34 लोग तो यहाँ दिख रहे हैं, लोगों ने एटलीस्ट अटेंड किया, तो वो अच्छी है मीन्स। एंड इसको फॉलो करेंगे, हमने स्लाइड भी शेयर कर दी है, वो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो, और जरूर ईश्वर कृपा से बेनिफिट होगा ही। और साथ साथ में मंत्र चैंटिंग जो भी आपका जो है एक्टिविटी, वो भी करते रहना, वो बहुत फायदा करता है, कोई दवाई के से ज्यादा, या तो कोई भी मैंने जो बताया वो सबसे भी, वो तो ज्यादा फायदा करता ही है। बिल्कुल, उससे और एक अपना मोरल अप हो जाता है कि हम दवाई तो ले ही रहे हैं और मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, तो भगवान भी हमारी मदद करेगा, तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उस मामले में कि हमको ये दवाई असर करने ही वाली है। बिल्कुल। और एक बात पूछनी थी सर, एक बात एक बात पूछनी थी सर। जय जिनेन्द्र। जय जी। तो मेरी अभी शुगर बहुत बढ़ गई है, मतलब एवरेज मेरा 14% निकल गया है। तो एक डॉक्टर ने मेरे को बताया कि बार बार खाने से ऐसा होता है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा खाती थी, तो बार बार खाने से आपकी शुगर इतनी बढ़ रही है। तो उन्होंने मेरे को बहुत डाइट दिया है, मतलब सुबह कर धान्य ही खाना है, उसके 8-9 बजे कर धान्य खाने के बाद 1 बजे खाना खाना है, और 4 बजे थोड़ा सा कुछ लेके 7 बजे खाना है, बीच में कुछ भी नहीं खाना है। ये बात कब तक सच है डॉक्टर? ये जो हमने बताया इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते थे, वो है, बरोबर है। इट्स अ प्रोग्राम, डायबिटीज उससे कम हो सकता है, बरोबर। जल्दी लाओ, चार्जिंग मारो फोन। सॉरी। हाँ, तो अगर डॉक्टर साहब ने अगर सलाह दी है तो उसके हिसाब से उसके ऑब्जर्वेशन में कंट्रोल में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट 14 अगर आपका HbA1c है तो आपको जरूर से दवाई तो लेनी पड़ेगी। आपका वजन कितना है? वजन 65 है सर। अच्छा, तो वो ज्यादा नहीं है, बट एटलीस्ट एक्सरसाइज करते रहना, दवाई लेते रहना, और डाइट का जो देखो, बुखार रहने के बाद अगर आप शुगर वाला खाओगे तो वो ज्यादा नुकसान करेगा। तो जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा जब आप खाओ तब, ठीक है। तो ज्यादा तली हुई चीजें या तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे स्वीट और आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, केक या तो बेकरी आइटम हो गई, वो सब पे आप कंट्रोल जरूर रखना। वो पूरा बंद है सर, मेरा पूरा बंद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आ जाएगा, अगर दवाई चल रही है, डॉक्टर के हिसाब से आप फॉलो कर रहे हो, तो 100% कंट्रोल हो ही जाएगा। स्ट्रेस कम करना। अच्छा, एक बात और आती है, कुछ लोगों को ऐसे कई ऐसे मैसेज आते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे कम वो करते पूछते हैं, कुछ लोगों को शुगर नहीं रहती और आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी वो शुगर आ जाती है डिलीवरी के समय, ऐसा भी कुछ देखने में आता है क्या सर? यस, देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे 2 कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन है, एक तो ब्लड प्रेशर आना या तो शुगर आना, ठीक है। बट 100% वो कंटिन्यू नहीं रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दोनों चले जाते हैं, बरोबर है। अगर डॉक्टर का सही में फॉलो करते हैं तो वो दोनों चले जाते हैं। फिर भी अगर रह गया, डायबिटीज रह गया, तो उसको जो मेडिसिन या तो जो भी उसके उपाय करने वो करने पड़ते हैं, बट ये हो सकता है। हाँ, बहुत लोगों को आ जाती है इसमें। हाँ, मीन्स ये कॉमन है, बात सही है आपकी। बिल्कुल। एक क्वेश्चन इसमें कोई क्वेश्चन था और किसी का कोई क्वेश्चन है? बहुत देर से ज्वाइन किया है। ओके। और हाँ, मुझे क्वेश्चन आया है कि आप रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रहा है,
और जो भी लेट ज्वाइन हुए हैं उनको हम रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और एक सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि क्या मैं सही बोल रही हूँ कि डायबिटीज में ऑर्गन्स की जो हम फूड इंटेक करते हैं तो जिस उससे जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उसका न्यूट्रिशन सक करने की क्षमता ऑर्गन्स की कम हो जाती है, क्या ये सही है? आई एम सॉरी, डायबिटीज में बीच में ब्रेक हो गया आवाज। जी मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि डायबिटीज में जैसे हम जो खाना खाते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, जिससे जो हमें हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स को पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, उसको न्यूट्रिशन को सक करने की, एब्सॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये आप बहुत सही है। देखो आप ये सोचो लॉजिकली के जो ग्रहण करते हैं, आप बोला जो न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं, जो एब्सॉर्ब होता है वो कहाँ होता है? पहला सवाल ये है। सब जी हर एक ऑर्गन्स को शक्ति चाहिए, हर एक ऑर्गन को एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, और हर एक ऑर्गन सभी कार्ब। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये याद रखना कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब इन द इंटेस्टाइन, आपके आंतों में वो एब्सॉर्ब होता है पहले तो, बरोबर है। तो जैसे डायबिटिक्स के कॉम्प्लिकेशंस में एक मैंने बताया कि आंतों का जो है वो आंतों का जो मूवमेंट है वो ठीक नहीं रहता है, उसको गैस्ट्रोपेरेसिस बोलते हैं, बरोबर है। तो उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट्स का जो कंजम्पशन है या तो एब्सॉर्प्शन है वो कम हो सकता है 100%। बट डायबिटीज कंट्रोल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक तो ये। और दूसरा इसीलिए तो डायबिटीज के पेशेंट को जैसे मैंने 4 के 5 जो विटामिन बताए वो जरूर से उसका खाना खाना चाहिए, या तो सप्लीमेंट जो टेबलेट होती है वो लेना जरूरी है। बट ये सही है, पॉसिबल है। सर एक क्वेश्चन है, कैन आई स्टॉप टेकिंग मेडिसिन, ऐसा कोई लिखता है? किसी ने ऐसा लिखा है क्या? कैन आई स्टॉप टेकिंग मेडिसिन व्हेन ब्लड शुगर इज नॉर्मल सिंस नहीं ना बोलता हूं इसलिए कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल इसलिए है कि आपने मेडिसिन ली है, बरोबर है। तो अपने आप कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना। अगर डॉक्टर बोले कि या तो डोज कम हो सकता है या तो धीरे धीरे आप मेजर करके कर सकते हो, बट अपने आप डायबिटीज की दवाई कभी बंद मत करना, क्योंकि वो इसीलिए बंद हुआ है, अरे इसीलिए कंट्रोल में आया है कि आप दवाई ले रहे हो। चलिए, और आगे किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो 1-2-4 दिन में हम फिर मैसेज डालेंगे, तो आप अपने सभी फ्रेंड सर्किल में बता देना कि डॉक्टर साहब फिर से मॉर्निंग सेशन में सुबह आने वाले हैं। तो नहीं, जरूर आएंगे। हाँ, तो अभी आप लोगों के जो क्वेश्चन बैलेंस हैं वो आप और नोट करके रख लीजिए और सब जगह मैसेज डाल दीजिए कि डॉक्टर साहब फिर से आने वाले हैं, तो हम मॉर्निंग सेशन में एक दिन और प्रोग्राम रख लेंगे। किसी का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो आई एम सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया। किसी ने लिखा है कि मेथी के दाने खा सकते हैं डायबिटीज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% खाना चाहिए। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। हो सके तो अगले दिन 1 या 1.5 चम्मच मेथी के दाने भिगो देना पानी में, 1 कटोरी पानी में भिगो देना, सुबह में उठ के उसका वो पानी पी लेना और चबा लेना वो मेथी के दाने, या तो उसको गल्प कर देना, वो अंदर उतार देना पानी के साथ। वो डायबिटीज में फायदा होता है, मेथी के दाने बहुत अच्छे हैं। मॉर्निंग में मेथी एंड चना खा सकते हैं क्या, ये पूछा था इन्होंने। क्या रश्मि जैन जी ने ही पूछा था, मॉर्निंग में मेथी और चना का खा सकते हैं क्या? तो हाँ खा सकते हैं, खा सकते हैं, आपका आंसर है कि खा सकते हैं।
ठीक है? यस। ओके, चलिए। उर्मिला जी, आपको कुछ पूछना है क्या? हाँ, मैं मेथी के दाने खाती हूँ तो मेरे को कॉन्स्टिपेशन होता है, इसलिए मैंने मेथी के दाने छोड़ दिए। खाए थे बहुत टाइम, लेकिन मैंने देखा मैं आधे घंटे तक भी वॉशरूम से उठ नहीं पाती हूँ, ऐसा हो जाता है। नहीं, आपकी बात मैं मानता हूँ, क्योंकि हर एक की लेबोरेटरी अलग होती है, बरोबर है। जो मुझे रास आता है वो बाजू वाले को नहीं हो सकता, तो अगर इफ इट इज नॉट सुटेबल आप नहीं लेना। ठीक है, थैंक यू, सॉरी उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने के लिए। चलो, समापन करें। तो अब अच्छा जी, मंगल करिए। बहुत बढ़िया आपका स्टेप रहा और लोगों ने बहुत लाभ लिया। धन्यवाद आपको, और आपको छत्तीसगढ़ अच्छा फल फूल रहा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। चलो, अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपके आज के मार्गदर्शन की वजह से बहुत से लोगों को लाभ मिला है, और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही हमें गाइड करते रहिए। और उसके साथ ही मैं अर्चना दीदी और विनय भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने आज हमारे सेशन में आके हमारे सेशन को एक पावन कर दिया है, और सभी लोग बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। तो आइए चलते हैं मंगलाचरण की तरफ। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर ही है, दोनों का पानी मिल रहा है आपको। जी जी बिल्कुल। और राजश्री जी ने भी बहुत अच्छा किया। राजश्री जी, आपको भी धन्यवाद। आपका तो शुरू से अच्छा ही रहता है, सब नई चीजें करने का एक मोशन है ना। जी भैया, थैंक यू और सो मच। हमारी सब एक ब्रांच ऐसी है जिसमें 2 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर सेंटर हेड और एक डॉक्टर कोऑर्डिनेटर। तो ये दोनों डॉक्टर हैं पीएचडी किए हुए। ये इंडोनेशिया ब्रांच हमारी जो आईवीएस की चलती है, इसमें दोनों डॉक्टर हैं। हाँ, और सेम बेच से निकले हैं। और एक ही साथ, एक ही साल में, एक ही वर्ष में इन्होंने पीएचडी किया है। जी जी। और हम जहाँ भी है आज भैया, वो आप और अर्चना दीदी की वजह से है। आपका तो नहीं मालूम, लेकिन अक्षय जी तो भाई अक्षय जी की कहानी अक्षय जी को तो हम बोल सकते हैं कि हमारी वजह से, क्योंकि अक्षय जी तो सेशन भी नहीं लेती थी, और लेकिन आज इतनी अच्छी चीजें बोलती हैं और इतना ज्यादा इनमें चेंज। मैं शुरू का सोचती हूँ, जब भी अक्षय को प्रोग्राम करते हैं, विनय भैया पूरी डॉक्टर वाली बना दो ना, एक बच्ची उसको भी डॉक्टर करो तो। वो कंपाउंडर का काम कर रही। कंपाउंडर भी तो जरूरी है। नहीं तो थोड़ा सा फिर आप बात करने में अच्छा लगेगा कि इंडोनेशिया की तीनों वो डॉक्टर है करके, तो उसको भी डॉक्टर बना दो। आपकी भी कर देते, आपकी भी करवा देंगे, फॉर्म भर दीजिए तो बिल्कुल हो जाएगी। तो डॉक्टर सपना जितेन लोहाड़िया बोलने शुरू कर देंगे लोग। बिल्कुल, धन्यवाद। बोर्ड लगाऊंगी बाहर पे। और सच में दीदी का आशीर्वाद है, उसकी वजह से ही आज हम यहाँ। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि दीदी के ओरा की वजह से इतना चेंजेस आया है, अदरवाइज इतना सब करना पॉसिबल ही नहीं है। अक्षय जी तो कुछ और के लिए ही फोन करती थी, और आज कुछ और ही है। अक्षय जी इंडोनेशिया में थी तब बड़ी सरलता से और कहती थी मैं नागपुर की हूँ, और ऐसा वैसा, मुझे भी सुन के बड़ा मतलब आवाज हमको 2 बार पूछना पड़ता था, क्या बोले आपने, क्या बोले, तब सुनाई पड़ता था। लेकिन अब वो इतना ज्यादा बोलने लगे, और इतना बहुत अच्छा, और बहुत बहुत आगे निकल गए अभी। मतलब वो अक्षय जी को मैं हमेशा याद करती हूँ, इंडोनेशिया में जो पहले बार मुझे बात करते थे मुझसे, कभी कभी इनका फोन आता था, और मैंने बहुत ओरा स्कैनिंग वगैरह भी करी है, कुछ अलग सब्जेक्ट के लिए आता था इनका फोन, और अब ये भलती जगह चले गए। मतलब सिर्फ बात करने से ही वो उनका इतना चेंजेशन हो गया उनमें पूरा। सिर्फ बात ही करती थी वो तो वहाँ इंडोनेशिया से, बस हो गया। वीडियो कॉलिंग कभी करती थी, हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे बात ही करते थे, और बात करते करते आज हमने अक्षय जी को देखो कहाँ से कहाँ ला दिए। कहाँ से कहाँ उनकी अपनी खुद की क्वालिटी, उनका खुद का अपना डिवोशन बहुत बहुत ज्यादा हो गया। और
परिवार तो शुरू से धार्मिक है इनका। कामठी में जो हमारा रनाला में जैन मंदिर है उसके पूरे काम इनके फादर, इनके ससुर साहब, सभी लोग देखते हैं, पूरा परिवार देखता है। तो ऑलरेडी धार्मिक तो थी ही, लेकिन उनको एक इस क्षेत्र में एक लिफ्ट मिली और उन्होंने उसको कैच कर लिया और आगे बढ़ गए। तो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। हमको भी किसी ने लिफ्ट दिया था, हम भी उसी समय आगे बढ़ गए। हर कोई कोई थोड़ा सा लिफ्ट देता है, फिर वो अपनी बस योग्यता से अपनी योग्यता से अपन आगे बढ़ आगे जाते बढ़ जाता हैं। है। ये गेम है, चलते ही रहता है, पैदल आगे चलते जाता है, फिर पता चला कोई दूसरे ने आके उसको मार दिया चेस के खेल में, लेकिन अब जो आगे बढ़ गया वही बढ़ गया, समझ लीजिए। तो अक्षय जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजश्री जी भी बहुत अच्छी, इनकी पीएचडी कुछ अनोखी बनी थी। राजश्री जी की आपके ऊपर बहुत अच्छी पीएचडी बनी। हाँ, इनकी पीएचडी को मेयर मोस ने भी, डॉक्टर मेयर मोस ने भी बहुत सराहा था। स्पेशल सराहा था इनकी पीएचडी को। बहुत सुंदर पीएचडी राजश्री जी ने बनाई। थैंक यू सो मच। लेकिन है ना अर्चना दीदी, एक पूछ दिया था जब प्रेजेंटेशन लास्ट वाला था, तब सुबह आपका फोन आया, मैं इतनी नर्वस थी, आपने बोला नहीं हो जाएगा। फिर मेरा सर्टिफिकेट नहीं आ रहा था यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी से, तो विनय भैया ने वो टाइम पे बोला नहीं नहीं वो देखा जाएगा, अभी आप फॉर्म भर लो। तो ऐसे 2 स्टेज आए और चलो डन हो गई। बहुत बढ़िया। चलिए, तो थैंक यू सो मंगल मच। करते हैं। सभी को धन्यवाद, डॉक्टर साहब को, नीलेश सर को भी धन्यवाद। और हम फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। चलिए चलते हैं। जय जी। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयनियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब्बसाहुणम, ऐसो पंचण मुक्कारो शब्द पावक प्रणाशनो, मंगलाणम च सब्बेसि पड़बम हबै मंगलम, पड़बम हबै मंगलम।